नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। यूपी पीसीएस की मेंस की पीसीएस परीक्षा में 150 नंबर की सामान्य हिंदी आती है, जिसके मार्क्स रैंक में इंक्लूड किए जाते हैं। जो 1500 नंबर का टोटल मेंस का पेपर होता है, जिसमें से 150 नंबर का हिंदी होता है। ठीक है, यानी कि 10% होता है टोटल मेंस की परीक्षा का हिंदी में 5 सेक्शन होते हैं। हम आपको 5 पापा वीडियो देने जा रहे हैं। इन पापा वीडियो को देख के आपको कोई भी चीजें और करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये वाला पूरा देखिए। सब कुछ पूरी हिंदी की तैयारी करवाई जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। हम हिंदी के मॉक टेस्ट देंगे, वो भी पूरे कंप्लीट आपको सॉल्यूशन सहित मिलेंगे। प्लेलिस्ट दे दी गई वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा वहां से। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली जितनी भी मुख्य परीक्षाएं हैं, उसमें अगर सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र आपके पास है या आप देने जा रहे हैं तो वहाँ पत्र लेखन अनिवार्य रूप से आता है। और पत्र लेखन के लिए अलग अलग आकार प्रकार के जो वेराइटी है पत्रों की, उन्हें आप देखते हैं। मतलब जैसे सरकारी पत्र होते हैं, अर्ध सरकारी होते हैं, इसके अलावा कुछ अधिसूचना, ज्ञापन, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो जो पाठ्यक्रम में है उसको हम यहाँ कवर करेंगे इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले कहा गया है कि पत्र लेखन एक कला है। पत्राचार ही एक ऐसा माध्यम है जो कि दूरस्थ व्यक्तियों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है। भले ही व्यवहारिक जीवन में पत्रों का चलन कम हो गया है, लेकिन कार्यालयी और प्रशासनिक व्यवहार शैली में ये आज भी समान रूप से प्रासंगिक है। इनकी प्रासंगिकता आज भी जो प्रशासनिक अमला है उसके ढांचे में बनी हुई है। आजकल सामान्य पत्र जिसमें कि संदिग्धता और त्रुटियों का समावेश होता है। जो सामान्य पत्र होता है वो कैसा होता है? उसमें संदिग्धता होती है, आप कहना क्या चाह रहे हैं वो बात स्पष्ट नहीं होती, और त्रुटियां होती हैं, बहुत सारी वर्तनी की त्रुटियां होती हैं, या वाक्य संबंधी, या कुछ और, आप कहना कुछ और चाह रहे हैं, मंतव्य कुछ और निकल रहा है, इस प्रकार की त्रुटियां हो सकती हैं। तो इस प्रकार के जो सामान्य पत्र होते हैं, इनको एक सामान्य साक्षर मनुष्य भी लिख सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर वो पढ़ा लिखा है तो एक औसत दर्जे का पत्र लिखकर दे देगा। लेकिन जो अच्छे पत्र हैं उनको लिखना एक दुरूह कार्य है। दुरूह इसलिए है क्योंकि सही जानकारी लोगों के पास नहीं होती है। पत्र किसी भी प्रकार अथवा प्रयोजन का हो, उसमें अनावश्यक और व्यर्थ प्रलाप होता है, उसकी कोई गुंजाइश नहीं होती। प्रलाप का मतलब ये होता है कि आप फालतू बकबक कर रहे हैं, जिसे आप सामान्य बोलचाल में कहते हैं बकवास कर रहे हैं, तो उस बकवास की इसमें कोई जगह नहीं होती। एकदम काम की नपी तुली बात लिखिए। ये पत्र का अनुशासन होता है। अब आप इस अनुशासन का पालन करते हैं या नहीं करते हैं वो अलग चीज़ है। तो आम बोलचाल या जो व्यवहारिक जीवन होता है उसमें जो पत्र व्यवहार होता है उसमें प्रलाप बहुत सारे होते हैं, और ये जो प्रलाप होते हैं ये स्वीकार्य भी होते हैं, वहाँ किए जा सकते हैं क्योंकि अपनों के साथ आप पत्र व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन जहाँ प्रशासनिक दृष्टिकोण की बात आती है तो वहाँ इसकी कोई जगह नहीं होती है और ना आपको करना चाहिए। इसके अलावा ये कहा गया है कि भाषा सदैव सरल, स्पष्ट और प्रसंग के अनुकूल होनी चाहिए। जैसा प्रसंग है, जैसा मामला है, उसके हिसाब से भाषा होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा दुरूह भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है। कुछ ध्यान देने योग्य बिंदु यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। पहले तो ये कहा गया है कि पत्र की भाषा स्पष्ट हो, मतलब एकदम क्लियर कट सामने से दिखाई दे रहा हो, पत्र को पढ़ते ही मालूम हो जाए कि आप कहना क्या चाहते हैं। तो पत्र की भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, संदिग्धता से रहित होनी चाहिए, घालमेल नहीं उसमें कि आप वाक्य कुछ और लिखे हुए हैं और वाक्य का अर्थ कुछ और निकल रहा है, इस प्रकार से नहीं। अवांछनीय शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जो शब्द आम बोलचाल के हैं लेकिन सस्ते क्वालिटी के हैं उनको आप न इस्तेमाल करिए, या हो सकता है शब्द बहुत ही अच्छा हो, आपने चयन किया हो, लेकिन उस प्रसंग के हिसाब से ना हो, तो इस प्रकार के जो अवांछनीय शब्द हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। अस्पष्ट अभिव्यक्ति और पुनरावृत्ति से बचा जाए। अलंकारों और अनावश्यक जो विशेषण है उनका भी प्रयोग न किया जाए। इन सब का स्थान व्याख्या में होता है, संक्षेपण में होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं होता है। इसके अलावा भाषा जो है वो सौहार्दपूर्ण, शिष्ट, दृढ़ और संतुलित होनी चाहिए। मतलब आप अपनी बात को एकदम दृढ़ता के साथ वहाँ कहेंगे, लेकिन उसमें शिष्टता होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। इसके अलावा स्वच्छता का ध्यान रखिए। काट पीट का इसमें कोई जगह नहीं होती है, दृष्टिकोण नहीं होता। अगर आप पत्र लिख रहे हैं और उसमें 3-4 जगह काट दे रहे हैं तो इसका बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मुख्य परीक्षा में आप प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं तो आप काट पीट नहीं सकते, बिल्कुल सकते हैं, लेकिन पत्र लेखन वाले हिस्से में मत करिएगा, क्योंकि पत्र लेखन में इसकी गुंजाइश बहुत कम होती है और परीक्षक आपसे ये अपेक्षा करता है कि एकदम आप साफ सुथरा जो प्रोफार्मा है वो बनाकर देंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ पत्र के प्रकार लिखे हुए हैं। तो अगर मोटे तौर पर बांटा जाए, वैसे तो बहुत सारी वैरायटी है, आप भी जानते हैं, लेकिन अगर मोटे तौर पे बांटा जाए तो औपचारिक और अनौपचारिक के तौर पे हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। औपचारिक में आप देख रहे हैं कि सरकारी पत्र आते हैं, आवेदन आते हैं। जो आवेदन होते हैं वो भी औपचारिक शैली में ही लिखे जाते हैं। व्यावसायिक पत्र होते हैं। इसके अलावा जो अव्यावसायिक संस्थाएं हैं उनके साथ जो पत्राचार होता है वो भी इसी श्रेणी में आता है। अनौपचारिक में आप व्यक्तिगत स्तर पर जो मित्रवत लिखे हुए पत्र हैं उनको शामिल कर सकते हैं। इस प्रकार से ये वर्गीकरण है। ये सिलेबस का हिस्सा हो या ना हो, लेकिन पत्र लेखन अगर आप देख रहे हैं या उसके बारे में जानना चाहते हैं तो पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाना आवश्यक होता है, और वो बैकग्राउंड आप देख रहे हैं। तो ये पृष्ठभूमि देखने के बाद यहाँ एक सिंहावलोकन है, ये सारिणी बनी हुई है, इसे देख लीजिए। शासकीय जो पत्र होते हैं इसमें कई वैरायटी यहाँ लिखी हुई है, इसे आप देखते चलिए। ये सिलेबस का हिस्सा हो या ना हो ये अलग चीज़ है, आगे हम लोग प्रारूप भी देखेंगे। तो देखिए, शासकीय पत्र है, द्रुतगामी है, परिपत्र है, पृष्ठांकन है, अनुस्मारक है, इस प्रकार के जो है ये शासकीय श्रेणी में आते हैं। अर्धशासकीय में आप जानते हैं वही अर्ध सरकारी पत्र आता है। इसमें मित्रवत शैली में लिखा जाता है और जो आत्मीय संबोधन है उनका इस्तेमाल किया जाता है, इसे भी हम देखेंगे।
और अशासकीय पत्र का अपना ही एक प्रकार होता है, तो उसके लिए नीचे खाना खाली रखा गया है। विज्ञप्ति में कई प्रकार की विज्ञप्ति होती है। जो विज्ञप्ति आप देखते हैं ना, तो उसमें एक प्रशासकीय विज्ञप्ति होती है, एक संविधिक होती है। इसके अलावा प्रेस विज्ञप्ति होती है, सूचना होता है, प्रेस नोट एक अलग चीज़ होती है, विज्ञापन होता है। ये सब विज्ञप्ति के हिस्से हैं या उसके भाग हैं। कार्यालय का जो पत्र होता है या कार्यालय संबंधी यहाँ पे सूचनाएं होती हैं, तो वो कार्यालय ज्ञापन या जो कार्यालय आदेश होता है उसके माध्यम से प्रेषित की जाती हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ सारणी में बनी हुई हैं। ये मोटा एक खाका तैयार कर दिया गया है, अभी बारीकी से देखना शेष है। अब यहाँ पर कहा गया है, देखिए इसके अतिरिक्त तार, प्रस्ताव, शोक संदेश, इस प्रकार के जो पत्र हैं वो भी छूटे हुए हैं। अभी तार का चलन ऐसे पोस्ट ऑफिस के जरिए बंद हो गया है, लेकिन यहाँ जो पाठ्यक्रम में तार शामिल किया गया है उसको तो पढ़ना ही है। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि यूपी पीसीएस की जो मुख्य परीक्षा होती है, मतलब जनवरी में होने वाली है, आप जानते ही हैं। तो ये जब भी होगी, मुख्य परीक्षा के सिलेबस में अगर सामान्य हिंदी मौजूद है और वो रहेगा, तो उसमें पत्र लेखन आपको मिलेगा। और सिलेबस जो है उसमें कौन कौन से पत्र शामिल हैं ये आप देख लीजिए। सरकारी पत्र आएगा, अर्ध सरकारी पत्र आएगा, अधिसूचना आएगी, परिपत्र आएगा और तार आएगा। तो हम लोग मूल रूप से इसी पर केंद्रित रहेंगे, ठीक है, इस दायरे में हम लोग रहेंगे। अब आइए चलते हैं। अब यहाँ सरकारी पत्र का मतलब ये नहीं है कि एक शासकीय पत्र आपने लिख दिया और आपका कर्तव्य वहीं पूरा हो गया। उसके साथ बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। तो चलते हैं और देखते हैं। यहाँ कहा गया कि पाठ्यक्रम को आधार बनाकर अभ्यास करना है, उससे ज़्यादा इधर उधर का नहीं पढ़ना है, क्योंकि उतना समय नहीं है। और पत्रों के अनगिनत रूप रंग आपको स्थान स्थान पर दिखेंगे, लेकिन आपके लिए उपयोगी वही है जो परीक्षा में आपका साथ दे। देखिए, पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है। ज्ञान या जो जानकारियाँ होती हैं उसका कोई अंत नहीं होता। जितना आप प्राप्त करेंगे उतना ही आपको लगेगा कि आपने कम हासिल किया है। लेकिन आपका जितना काम है, जितने में आपका काम बन जाए और आप सेलेक्ट हो जाए एक अच्छी रैंक के साथ, उतना ही पढ़िए, वही काफ़ी। देखिए, यहाँ परीक्षा उपयोगी जो परिभाषाएं हैं उन्हें देख लीजिए। इस प्रकार की परिभाषाएं पूछी जाती हैं, जैसे कि प्रारूप लेखन में अगर आप देखें तो सरकारी पत्र का वह कच्चा मसौदा जो कि किसी पत्र को अंतिम रूप देने के लिए तैयार किया जाता है। प्रारूप आप बना लेते हैं तो ढांचा तैयार हो जाता है। अब उसी ढांचे में आपको अक्षर भरने होते हैं। इसके अलावा शासनादेश अगर है तो शासनादेश की परिभाषा यहाँ देख लीजिए। सरकार द्वारा अधीनस्थ कर्मचारियों, या यहाँ पे कर्मचारी शब्द नहीं इस्तेमाल किया गया है, अधिकारी कहा गया है, ठीक है। तो अधीनस्थ जो अधिकारी होते हैं उनको जो पत्र भेजा जाता है उसे शासनादेश कहते हैं, चाहे उनके द्वारा सरकार कोई विशिष्ट आदेश दे अथवा कोई सूचना भेजे। विभागाध्यक्षों, प्रमुख कार्यालयाध्यक्षों इत्यादि को शासनादेश पत्र भेजे जाते हैं और इसे परिपत्र या शासनादेश की संज्ञा दी जाती है। सरकारी पत्र को देख लीजिए तो सरकारी कामकाज के अंतर्गत किसी कार्यालय के आधिकारिक तौर पर किसी कर्मचारी, सार्वजनिक उपक्रमों या निजी संगठनों या जनसाधारण को जो पत्र लिखे जाते हैं यह सरकारी पत्रों की श्रेणी में आते हैं, उन्हें भी हम देखेंगे। इसके बाद अर्ध सरकारी में आप देख लीजिए, यह विधिक पत्र नहीं होता है और न ही इसके द्वारा कोई विधिक आदेश की सूचना दी जाती है। इसका प्रयोग उस समय किया जाता है, मतलब जब इसकी कोई सूचना ही नहीं है तो इसका इस्तेमाल कब करते हैं ये पता होना चाहिए। तो इसका प्रयोग उस समय किया जाता है जब किसी विशेष विषय पर अथवा ऐसे विषय पर जिसके संबंध में कोई कार्यवाही होने में विलंब हो रहा हो, मतलब कार्यवाही बहुत पहले हो जानी चाहिए थी लेकिन संबंधित अधिकारी जो है वो अनावश्यक तौर पर देर लगा रहे हैं। तो ऐसे में किसी अधिकारी का ध्यान व्यक्तिगत रूप से आकृष्ट किए जाने की आवश्यकता होती है और उसी पर्पज से इन्हें भेजा जाता है। मतलब एक अधिकारी के द्वारा दूसरे को भेजे जा सकते हैं कर्तव्य बोध कराने के लिए, लेकिन कर्तव्य बोध कैसा होगा? आदेशात्मक नहीं होगा, मित्रवत होगा, और यही अर्ध सरकारी पत्रों की पहचान होती है। यहाँ आप देख रहे हैं कि विभिन्न अधिकारियों के बीच किसी विषय पर विचार और विमर्श ये जो होता है, और मत एवं सहमति या अभिव्यक्ति के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ कर्तव्य बोध नहीं, इसके अलावा इसके और भी उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे किसी से सलाह मांगनी कि आप बताइए, मेरा ऐसा मानना है कि ये कार्य इस तरीके से किया जाना चाहिए, तो आपकी इस पर क्या राय है। तो इसके चलते एक अधिकारी दूसरे को अर्ध सरकारी पत्र के माध्यम से यहाँ पूछ सकता है, या फिर सहमति प्राप्त करना चाहता है, इस प्रकार की चीज़ें, और इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब केंद्रीय तथा राज्य मंत्रियों के बीच पत्र व्यवहार भी इसी रूप में किया जाता है, मतलब ये प्रायः समकक्षों में किया जाता है। यहाँ जो ऊपर वाले होते हैं उनको कम ही भेजे जाते हैं, ये समान जो दायरे वाले होते हैं उनको भेजा जाता है, और इसकी शैली मित्रवत होती है, ये सबसे बड़ी इसकी पहचान होती है। ये औपचारिक नहीं होते हैं। इसके बाद तार को देख लीजिए, तो तार किसी आवश्यक विषय पर या प्रकरण पर भेजा जाता है, बहुत ही संक्षिप्त होता है, मतलब यहाँ पे एकदम संक्षेप में चीज़ को लिखा जाता है। और जब तार भेजा जाता है तो उसका पत्र के माध्यम से पुष्टिकरण करना आवश्यक होता है प्रशासनिक अमले में, ऐसे दैनिक जीवन में नहीं। पहले दैनिक जीवन में तार का इस्तेमाल बहुत ही जो एकदम कठिन सूचनाएं होती थी या एकदम ज़रूरी सूचनाएं होती थी उनको भेजने के लिए किया जाता था। जैसे किसी की मृत्यु हो जाए तो तुरंत तार भेजा जाता था कि जल्दी पहुंच जाएगा। ऐसे जो चिट्ठी होती थी वो घूमते फिरते 15-20 दिन में गाँव टोले मोहल्ले में पहुँचती थी, तो तब तक देर हो जाती, और ऐसे में जो तार होता था वो तुरंत पहुँच जाता था। तो तार के माध्यम से सूचना मिलती थी, तो वहाँ पर पुष्टिकरण आवश्यक नहीं होता, लेकिन यहाँ पर होता है। जो प्रशासनिक तार होते हैं उनमें ऐसा होता है। कारण यह है कि तार अत्यंत संक्षिप्त होता है और इसमें विषय या जो प्रकरण है उसकी विस्तृत चर्चा नहीं होती है, अतः इसका विस्तृत रूप पत्र के माध्यम से पेश करना पड़ता है। तार में बहुत ही समेकित तरीके से, संक्षिप्त तरीके से पेश किया जाता है, और तार जो है वो पहले ही अलविदा हो चुका है दैनिक आम जो जनजीवन है वहाँ से।
इसके बाद कार्यालय आदेश को देख लीजिए। तो किसी कार्यालय अथवा विभाग के सहायकों के लिए कोई विशेष आदेश निकालने या संबंधित सूचनाएं देने के उद्देश्य से इसका इस्तेमाल किया जाता है। और सचिवालय के अधिष्ठान संबंधी जो विषय होते हैं, यथा का मतलब जैसे कर्मचारियों की छुट्टी, स्वीकृति, पदोन्नति इत्यादि के संदर्भ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये परिभाषाएं हैं और यहाँ मोटे तौर पर परिभाषा बताई जा रही है। अभी हम लोग इसे डिटेल में भी देखेंगे। इसके बाद देखिए अधिसूचना। तो अधिसूचना का प्रकाशन केंद्रीय या जो प्रांतीय गजट होता है, भारत का राजपत्र जिसे कहा जाता है, आप अखबार में अक्सर देखते होंगे, तो उसमें इसको प्रकाशित किया जाता है। अभी सरकारी गजट होता क्या है, कहाँ से इसका मुद्रण होता है, ये भी हम देखेंगे। इसकी भी परिभाषा मौजूद है। तो यहाँ कहा गया कि इसके माध्यम से सरकारी विज्ञप्तियाँ, आदेश, सूचनाएं, अधिनियम, अध्यादेश, विधेयक, नियुक्तियाँ, छुट्टियाँ आदि की सूचना दी जाती है। बहुत सारे इसके उद्देश्य हो सकते हैं। सामान्य रूप से अधिसूचना का प्रयोग राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति सामान्य रूप से कहाँ पर किया जाता है, और कुछ जो अपरिहार्य स्थितियाँ होती हैं उनकी बात अलग है। तो सामान्य रूप से अधिसूचना का प्रयोग राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति, सेवा नियुक्ति की सूचना देने के लिए अथवा सरकारी अधिनियमों, अध्यादेशों, विधेयकों, आदेशों, नियमों की सूचना देने के लिए किया जाता है। ये एक सामान्य इसका इस्तेमाल है। परिपत्र को यहाँ देख लेते हैं। तो आमतौर पर इसे सर्कुलर के तौर पर आप लोग जानते हैं इंग्लिश में, और वस्तुतः ही एक ऐसा पत्र होता है जिसके द्वारा एक ही सूचना या आदेश जो होता है वो इससे जुड़े हुए, इसमें जितने व्यक्तियों को संबद्ध किया गया है उतने लोगों को पहुंच जाएगा। व्यक्ति अथवा कार्यालय, यहाँ पे दोनों चीजें हो सकती हैं, यानी एक से ज्यादा लोगों को इसे भेजा जा सकता है और ये एक समान सूचना को अलग अलग लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने की क्षमता रखता है। ये हमने देखा। अब यहाँ शुरू करते हैं डिटेल में। तो देखिए सरकारी पत्र से आरंभ होता है। यहाँ हम लोग सबसे पहले देखेंगे उद्देश्य। तो उद्देश्य में कहा गया है कि सरकारी पत्र का हम लोग प्रयोजन समझेंगे, विभिन्न स्थितियों में उसका प्रयोग क्या होता है ये देखेंगे, फिर वाक्य सांचे, शब्दावली कैसी होनी चाहिए इसकी, ये सब जो चीज़ें हैं उसको हम यहाँ अमल करेंगे। तो देखिए उदाहरण के माध्यम से समझना भी आवश्यक होता है। जब तक आप कोई बेहतर उदाहरण नहीं देख लेते हैं तब तक आपको समझ में कायदे से नहीं आता है, खासतौर पर पत्र वाले मामले में। इसमें तो नमूना उदाहरण या प्रारूप या अनिवार्य हो जाता है। देखिए यहाँ प्रयोजन क्या है, तो सूचनाओं का आदान प्रदान करना, यही इसका उद्देश्य है। लेकिन किसके लिए, तो इसके लिए यहाँ दिया हुआ है कि कार्यालय से इतर व्यक्तियों, कंपनियों, संस्थाओं, स्वैच्छिक संगठनों, राज्य सरकारों आदि से सूचनाओं का आदान प्रदान करने हेतु ये जो सरकारी पत्र हैं ये इस्तेमाल में लाए जाते हैं। किन मामलों में किए जाते हैं, कुछ इसके जो विशेष मामले हैं उन्हें आप लिख सकते हैं। देखिए परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं। सरकारी और अर्ध सरकारी में अंतर पूछा जाता है। तो अंतर भी आप तभी बता पाएंगे जब आपको दोनों की विधिवत परिभाषा और इनका प्रयोग पता होगा कि कहाँ पे प्रयोग करना है और कहाँ नहीं करना है। तो यहाँ इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए किन मामलों में इस्तेमाल होता है, तो किसी व्यक्ति को सूचना देने या लेने के लिए प्रशासनिक दृष्टिकोण से, यहाँ आम जनजीवन की बात नहीं हो रही है, और विदेशी सरकारों या संयुक्त राष्ट्र संघ से सूचना का लेन देन, ये वाला मामला भी है। इसके अलावा राज्य सरकारों या जो यूटीज होती हैं वहाँ से सूचना का आदान प्रदान, संवैधानिक निकायों और सांविधिक निकायों से सूचना का लेन देन, जो संवैधानिक निकाय हैं और सांविधिक निकाय हैं दोनों से सूचना के आदान प्रदान के लिए इसे यूज किया जाता है। इसके अलावा अधीनस्थ एवं संबद्ध कार्यालयों के प्रमुखों से सूचना का आदान प्रदान, ये भी इसका पर्पज हो सकता है। उपक्रमों, उद्यमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, सहकारी बैंकों, नियमों, स्वायत्तशासी निकायों, निगमित कंपनियों, स्वैच्छिक संस्थाओं, विधिक संगठनों, संघों आदि से सूचना का लेन देन, यह भी इसी के माध्यम से किया जाता है। ये इसका उद्देश्य है। उद्देश्य हालांकि आपने ऊपर ही देखा, लेकिन किन मामलों में इसको यूज किया जाता है यह इसका मूल उद्देश्य है, उसे आप यहाँ बिंदुवार तरीके से देख रहे हैं। नोट यहाँ लिखा हुआ है, यानी कुछ विशेष बात है तो इसको पढ़ लेते हैं। मंत्रालय अथवा विभाग परस्पर सूचनाओं के आदान प्रदान में कभी भी ऐसे पत्र का प्रयोग नहीं करते, बल्कि कार्यालय ज्ञापन या अंतर विभागीय टिप्पणी का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं। भाषा कैसी होनी चाहिए, तो भाषा यहाँ आप देख सकते हैं कि सरकारी पत्र की भाषा सभी कार्यालय विशेषताओं से, जो कार्यालयी विशेषताएं होती हैं उससे सुसज्जित होती है। सरल किंतु शुद्ध एवं स्पष्ट शब्दों का इस्तेमाल होता है। अब इसमें अनिश्चितता नहीं होनी चाहिए, जो शब्द हैं वो आपके एकदम क्लियर होने चाहिए। और जो दो अर्थ वाले शब्द होते हैं, मतलब एक ही शब्द के कई सारे अर्थ निकल सकते हैं, तो इस तरह के बहुत सारे अर्थ वाले शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। अब इसमें प्रथम पुरुष और एक वचन का जो प्रयोग है वो अप्रत्यक्ष होता है, ये जाहिर नहीं होता है। कभी आप कर भी रहे हैं तो ये प्रत्यक्ष तरीके से नहीं होता है। केवल आई हैव बीन डायरेक्टेड जैसी जो परिस्थितियां होती हैं उसमें मुझे का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब आपको किसी ने कहा है कि उन्हें ऐसा कह दीजिए, तो आप क्या कहेंगे कि मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है इस प्रकार से, या आदेश हुआ है। तो यहाँ मुझे शब्द का आप इस्तेमाल करते हैं तो ये अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। इसके बाद जैसी परिस्थिति में मुझे का प्रयोग करते हैं यहाँ कहा गया, और आमतौर पे इसमें जो संबोधन है वो इसी तरीके के होते हैं। सरकारी पत्र का काम सरकारी निर्देशित भाव या विचारों को व्यक्त करना होता है। इसमें व्यक्तिगत भाषा या भावना का कोई स्थान नहीं होता है, इसको ध्यान देना है। अब चलते हैं आगे। यहाँ पर देख लीजिए प्रारूप और तरीका दिया हुआ है। तो इसका प्रारूप कैसा हो सकता है, प्रारूप को आप क्रमबद्ध तरीके से देख रहे हैं। देखिए सबसे ऊपर इसमें जो पत्रांक है उसको लिखा जाता है। उसके बाद कौन सी सरकार है, यहाँ भारत सरकार लिखा गया है, तो राज्य सरकार अगर कोई है तो उसको आप लिख दीजिए। किस मंत्रालय से पत्र संबंधित है उसको लिख दीजिए। किस विभाग से संबंधित है उस विभाग को लिख दीजिए। कार्यालय का जो यहाँ जिक्र है उसको आपको करना है। अब यहाँ देख लीजिए सेवा में, यहाँ जो सेवा में लिखा हुआ है वहाँ आप जिसको प्रेषित कर रहे हैं पत्र, मतलब जिसे भेजा जा रहा है उसका यहाँ नाम लिखना होगा। लेकिन नाम यहाँ पे किस प्रकार से,
यहाँ पदनाम होगा और उसके बाद नीचे उसका संबद्ध जो कार्यालय है वो लिखा होगा और यहाँ पर विषय होगा, पत्र किस विषय पर आधारित है, यानी पत्र का सारांश क्या है, उसे आपको एक पंक्ति यहाँ लिखकर विषय के तौर पे डालनी होगी ताकि देखने वाला ये समझ सके कि ये पत्र जो है किस आधार पर लिखा गया है। इसके बाद संबोधन जो होता है उसमें महोदय, महोदया, जैसा स्त्री है या पुरुष उसके हिसाब से, अथवा श्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मुख्य भाग को लिखते हैं, यानी जो मेन पार्ट होता है वो बीच में होता है और वहाँ भी सधी नपी भाषा का इस्तेमाल करना होता है। जो अधोलेख होता है, अधोलेख का मतलब है यहाँ पर आपको अपना उल्लेख करना है, तो यहाँ भवदीय लिख सकते हैं, भवनिष्ठ लिख सकते हैं और अधोलेख के बाद यहाँ नीचे आपको हस्ताक्षर करने होंगे अपने और नाम तथा पदनाम यहाँ पे डालना होगा। अब देखिए जो परीक्षा में प्रश्न पत्र आता है, अगर उसमें किसी अधिकारी विशेष का नाम लिख के उसी के आधार पर पत्र लिखने को कहा जाए तो आप नाम लिख दीजिए, नहीं तो फिर क ख ग या अ ब स इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी नंबर, अनुक्रमांक या अपना नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसे करने से मनाही भी होती है और नहीं करना चाहिए। इसके अलावा यहाँ एक चीज़ और है, देखिए जो प्रारूप के मुख्य बिंदु हैं उन्हें देखना आवश्यक है कि प्रारूप आखिर बनता कैसे है। ये जो प्रारूप आपने देखा ये एक रफ प्रारूप है, अभी आप उदाहरण भी देखेंगे। ऊपर इसमें पत्रांक डालना था और उसी क्रम में ये स्टार्ट हुआ। और हाँ एक चीज़ और है कि दाहिनी ओर इसमें पता और दिनांक लिखा जाता है, जो एड्रेस है वो लिखा जाएगा और उसके नीचे जो तारीख है वो आप डालेंगे। यहाँ प्रारूप को लिखने का जो तरीका है उसके मुख्य बिंदु आप देख सकते हैं, पत्रांक, मंत्रालय, विभाग आदि जो क्रम है, मतलब इसे क्रम से यहाँ हाशिया छोड़कर पृष्ठ के बीच में लिखना सही होता है। बीच में लिखिए वो ज़्यादा अच्छा है और वहीं लिखना चाहिए। और इसके बाद दाहिनी तरफ, जो दाहिनी तरफ का एरिया है वहाँ पे आपको पता और दिनांक डालना है। यहाँ पे यहाँ आप जो पता है उसको डालेंगे और उसके बाद यहाँ दिनांक डालेंगे। इस प्रकार से ये होगा। और उसी क्रम में और क्या करना है, तो विषय में संक्षिप्त रूप से पत्र के मूल मकसद को लिखा जाता है। संक्षिप्त रूप से लिखना है, ये नहीं कि पूरा जो मुख्य भाग है आप वहीं उतारने लगी, ऐसा नहीं करते। और संबोधन जो है वो महोदय या महोदया के रूप वाला होता है, एक सम्मान सूचक आपको यहाँ संबोधन देना है। पत्र का जो मुख्य भाग होता है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। यहाँ बातों को क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है। जो बात आप कहने जा रहे हैं उसका एक सिस्टमेटिक मैनर होना चाहिए। उससे थोड़ा अस्त व्यस्त अगर आपने तरीका अपनाया तो यहाँ दिक्कतें आ सकती हैं, आपको नंबर कम मिल सकते हैं। तो ये क्रमबद्ध तरीका होना चाहिए, जिस क्रम में बात को आप रखना चाहते हैं वैसे ही लिखिए। और अधोलेख जो होता है यहाँ पे भवदीय या भवदिया, या ये महिला या पुरुष के हिसाब से हो सकता है, या भवनिष्ठ जैसे जो शब्द होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। निजी व्यक्ति को यदि पत्र भेजा गया है तो पत्र के मूल भाग का, यानी जो मुख्य भाग है उसका समापन होने के बाद धन्यवाद जैसे शब्द भी लिखे जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ उतना ही, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये बहुत ही औपचारिक होता है, यहाँ ज़्यादा अपने निजी वार्तालाप की गुंजाइश नहीं होती। ये चीज़ें हैं प्रारूप के कुछ मुख्य बिंदुओं को ध्यान दीजिएगा और ये आपका प्रारूप है। अब चलते हैं आगे और देखते हैं नमूना या उदाहरण। तो देखिए यहाँ नमूना है, यहाँ पत्रांक ऊपर डालना था तो पत्रांक ऊपर पड़ा हुआ है, ये पत्र संख्या है। अब लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि पत्र संख्या वहाँ परीक्षा में कहाँ से डालेंगे। तो अगर मान लीजिए परीक्षा हाल में जो पेपर आपको मिला है उसमें पत्रांक दे दिया है तब तो काम आसान है, और नहीं तो आप कोई काल्पनिक संख्या डाल सकते हैं। ये कोई सही का पत्र तो है नहीं, आपको परीक्षा में उससे अंक पाने हैं। तो यहाँ आप एक काल्पनिक संख्या, आपने बहुत सारे पत्र देखे होंगे, लिखे होंगे, याद किए होंगे, तो उसमें से आप नंबर लेकर इसमें डाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं। और उसके नीचे आपको भारत सरकार या राज्य सरकार जो भी है, मतलब ये जिस सरकार के द्वारा क्रियान्वित हो रहा है उसको डालना है। इसके बाद सचिवालय, यहाँ देखिए जो इसका विभाग और मंत्रालय है वो दिया हुआ है, तो सचिवालय, प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान, और नीचे लिखा हुआ है कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग। तो ये जैसा प्रश्न रहेगा उसके आधार पर आपको काम करना है, यहाँ प्रश्न के मुताबिक चलना है, लेकिन क्रम यही रहेगा। सबसे ऊपर आपको पत्रांक डालना है, उसके बाद जो संबंधित सरकार है उसका नाम, फिर विभाग, मंत्रालय, ये सब डालना है। यहाँ पर आपको स्थान और दिनांक डालना था, आपने पीछे देखा है प्रारूप में। तो देखिए यहाँ स्थान का जो नाम है, स्थान का मतलब पता की बात कही गई थी, तो पता दिया हुआ है प्रशासनिक ब्लॉक, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU, नई दिल्ली। और उसके बाद पिन कोड डाला जाता है, पत्र में पिन कोड अनिवार्य होता है, इसके बिना पत्र सही ढंग से या सही जगह पे पहुंच नहीं पाता, तो ये डालना आवश्यक है। तो यहाँ पिन कोड पड़ा हुआ है और उसके बाद दिनांक, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। उसके बाद सेवा में लिखना था और उसके बाद यहाँ जिसको आप भेज रहे हैं उसका नाम रहेगा, तो विभागाध्यक्ष, और ये कहाँ के विभागाध्यक्ष है, तो संबद्ध अधीनस्थ कार्यालय, इस प्रकार से आप लिख दीजिए। अब यहाँ विषय आपको लिखना था तो थोड़ा सा नीचे हटा के लिखिएगा, एकदम से ये जो सेवा में लिखा है ना ये वाला एरिया, इसी में एकदम सटा के विषय नहीं लिखना है, थोड़ा सा इसको नीचे रखिए, यहाँ एकदम सट गया है। तो विषय क्या है, केंद्रीय जन सूचना कार्यक्रम के तहत सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 पर जो यहाँ पे सचिवालय, प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान है, यहाँ शॉर्टकट में लिख दिया है। तो इस प्रकार के संक्षिप्त शब्दों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सचिवालय, प्रबंध एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये आपने ऊपर देखा है, तो आप चाहें तो इतना बड़ा लिखें, लेकिन इससे क्या होगा, पत्र का आकार अनावश्यक रूप से फैलेगा और यहाँ बहुत छोटे में सारगर्भित तरीके से आपको लिखना होता है, तो आप इसे संक्षेप कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो यहाँ इस प्रकार से आपने लिखा, नई दिल्ली में दिनांक। अब यहाँ जो दिनांक आप डालना चाहें उसे डालिए। इसको आयोजित कार्यशाला के संदर्भ में जो पत्र की तारीख है, मतलब जिस तारीख को आप पत्र लिख रहे हैं, जिस तारीख को आपका पेपर है, उससे आगे की तारीख यहाँ डालनी है आपको, क्योंकि ये आयोजन का, किसी कार्यशाला का आयोजन हो रहा है तो उसके संबंध में यहाँ पत्र भेजा गया है। तो अगर आयोजन आगे की तारीख का होगा तभी यहाँ पे वैध होगा। इसके बाद अब यहाँ संबोधन आपको लिखना है, तो महोदय या महोदया, जैसा यहाँ मामला हो उसके हिसाब से।
केंद्रीय जन सूचना कार्यालय के तहत जो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के संदर्भ में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, ऐसा आप लिखेंगे। ये सूचना दे रहे हैं ना आप, मतलब बता रहे हैं, तो उस चीज़ को आप बता दीजिए सबसे पहले। और उसके बाद यहाँ नंबर डालना होता है। तो देखिए नंबरिंग जो है वो 1 से स्टार्ट नहीं की जाती है। ऐसा नहीं कि आपने नंबर 1 यहाँ डाल दिया और उसके बाद नंबर 2 यहाँ डाल रहे हैं। पत्र का एक तरीका है, ये सही है या गलत, लेकिन प्रशासनिक ढांचे में सही माना जाता है। सीधा दूसरे नंबर से स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्रमांक है उसको ऐसे ही रिक्त छोड़ दिया जाता है, वहाँ 1 नंबर नहीं डाला जाता, सिर्फ सीधे इसमें 2 से गिनना आरंभ करते हैं। तो कार्यशाला का उद्देश्य प्रतिभागियों को संबंधित अधिनियम के प्रावधानों का संपूर्ण बोध कराना एवं उनके अंदर कौशल का विकास करना है। इस प्रकार से आप लिखेंगे। और उसके बाद नीचे आप इसकी जो पात्रता मानदंड है उसकी संलग्नक की जानकारी दे देंगे कि आपने जो संलग्नक इसमें लगाए हुए हैं, तो अनुलग्नक 1 और अनुलग्नक 2 आपने इसमें जोड़ रखा है, उसकी सूचना यहाँ पर दे देंगे। मतलब आप कुछ अलग से दस्तावेज अगर इसके साथ पिन कर रहे हैं पत्र के साथ, तो उसका भी जो उल्लेख है या जिक्र है उस पत्र में जरूर कीजिएगा, ये आवश्यक है। इसके बाद यहाँ अनुरोध है। अब नीचे थोड़ा सा यहाँ लाइन चेंज करके लिख दीजिएगा। चाहे तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही पैराग्राफ में लिख सकते हैं, वो भी किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा व्यवस्थित और अच्छा तरीका ये होगा कि अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए आप उसे बिंदुवार लिख दीजिए। उसमें कोई दिक्कत नहीं, बल्कि और अच्छा रहेगा, पढ़ने में सुविधा होगी, तो नंबर आसानी से मिलेंगे। अनुरोध है कि पात्र एवं इच्छुक उम्मीदवारों के नामांकन अधो हस्ताक्षरी के पास, अधो हस्ताक्षरी मतलब क्या, जो नीचे हस्ताक्षर किया हुआ है उसके पास दिनांक, अब यहाँ आपको एक काल्पनिक दिनांक डालना होगा, तक अवश्य भेज दिए जाएं। ये आपको लिखना है। तो इस प्रकार से ये मुख्य भाग है। ये तो सिर्फ एक उदाहरण है, ऐसे आपको बहुत सारे पत्र दिखाई देंगे और लिखने के लिए मिलेंगे, लेकिन तरीका यही होता है, जो सही तरीका है वो यही है। और उसके बाद अभी नीचे का काम बच गया है, तो नीचे आप यहाँ देख लीजिए भवदीय, और उसके बाद आपको हस्ताक्षर करना है और हस्ताक्षर की जगह खाली छोड़ देनी है। यहाँ कोई छद्म हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ परीक्षा हाल में इस जगह को आप ह लिखकर उसके आगे रिक्त छोड़ दीजिएगा। और उसके बाद क ख ग, यहाँ अपना नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर नाम वहाँ दिया हुआ है कि इस व्यक्ति के द्वारा इस व्यक्ति को भेजा जा रहा है, तब आप नाम का उल्लेख करिए, अदरवाइज मत करिए। और यहाँ पर जो पद नाम है वो लिखा जाता है, तो उपनिदेशक ये हैं तो इनका पद नाम लिख दिया। अब इसके बाद संलग्नक का जिक्र चूंकि हमने ऊपर ही कर दिया था, अनुलग्नक 1 और अनुलग्नक 2 के रूप में, तो इसलिए यहाँ यथोपरि लिख दिया गया, मतलब उसी हिसाब से। और यहाँ कहा गया, अब देखिए ये पत्र यहीं समाप्त होता है, इतना हम यहाँ लिख देते हैं। और भी कई तरीके हो सकते हैं, बहुत से में प्रतिलिपियाँ लगाई जाती हैं, कुछ में नहीं लगाई जाती हैं, वो भी देखना है। यहाँ कहा गया कि पत्राचार के सामान्य पत्रों के अलावा 3 विशिष्ट पत्र होते हैं। सरकारी पत्र के ही ये भी अंग होते हैं, उन्हीं से जुड़े हुए हैं। और इनका भी जो पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाती है, जैसे पत्र प्राप्त हो गया आपको तो उसकी सूचना देना आवश्यक होता है, तो उसके लिए इन्हें लिखा जाता है। जैसे इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। अंतरिम उत्तर है, इसे आप इंटरिम रिप्लाई देख रहे हैं। पावती है, जिसे कि आप एक्नॉलेजमेंट कहते हैं। और अनुस्मारक है, जिसे कि आप रिमाइंडर कहते हैं। अब आप कहिएगा कि यूपीपीसीएस के सिलेबस में तो ये है ही नहीं। देखिए शासकीय पत्र है ना, सरकारी पत्र, तो उसी में ये सब भी आता है। उसी के ये छोटे छोटे कुचिल्ले हैं जो कि इसके साथ लगे रहते हैं और पूछ लिया जाता है। ये कभी भी आपको स्पष्ट रूप से सिलेबस में नहीं दिखेंगे, दिख जाए तो अच्छी बात है। और लेकिन ये प्रश्न बना सकते हैं और इनसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं, तो इनका मतलब आपको पता होना चाहिए कि अंतरिम उत्तर क्या होता है, पावती क्या होती है और अनुस्मारक क्या होता है। तो आइए देखते हैं। देखिए अंतरिम उत्तर क्या होता है। जब मंत्रालय या विभाग या कार्यालय को कोई पत्र प्राप्त होता है, मतलब किसी ने भेजा और इन्हें मिल गया, और उनसे मांगी गई सूचना उनके पास तत्काल उपलब्ध नहीं होती है। जैसे आपसे कोई सूचना मांगी गई और उसके लिए आपको एक पत्र भेजा गया कि मुझे सूचित करिए, लेकिन तत्काल में आपके पास सूचना उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे। या मान लीजिए आपके पास सूचना नहीं है, ये भी हो सकता है, और नहीं तो कोई क्षेत्रीय कार्यालय से आपको मंगवाना है, वहां देर हो रही है, मतलब कुछ जायज कारण है जिसकी वजह से देर हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में मंत्रालय या विभाग संबंधित कार्यालय को अंतरिम उत्तर भेजता है। मतलब जहां से उसे पत्र आया है उस कार्यालय को वो अपना अंतरिम उत्तर भेजेगा, अंतिम उत्तर नहीं भेजेगा, अंतरिम भेजेगा। क्यों? क्योंकि ये स्पष्ट सूचना उसे नहीं प्राप्त हुई है। और अंतरिम उत्तर का प्रारूप वही होता है जो सरकारी पत्र का होता है। तो ये है क्या, ये सरकारी पत्र ही है, लेकिन आ जाएगा परीक्षा में अंतरिम उत्तर के नाम से। तब आप क्या करेंगे, तो प्रारूप आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ नमूना दे दिया है ताकि आपको सुविधा हो, नमूना या उदाहरण आप कह सकते हैं। यहाँ भी तरीका वही है, बिल्कुल उसी तरीके से स्टार्ट किया गया है। पहले पत्रांक है, उसके बाद नीचे मंत्रालय, सरकार वगैरह, जैसे जो पीछे का क्रम था वही है। यहाँ स्थान का नाम और दिनांक लिखा हुआ है। पिन कोड डालना अनिवार्य होता है, तो यहाँ पड़ा हुआ है। इसके बाद इतना डिटेल एड्रेस अगर आप नहीं डाल सकते हैं तो संक्षेप में नई दिल्ली भी डाल सकते हैं, हालांकि पता अगर डिटेल में रहे तो ज़्यादा बेहतर है, ये ज़्यादा अच्छा प्रभाव डालता है। इसके बाद सेवा में लिखा जाता है तो सेवा में लिख दीजिए, और जिसे आप भेज रहे हैं तो यहाँ जो निदेशक हैं सेवा क्षेत्र के, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, लोक नायक भवन, नई दिल्ली 11003, मतलब ये पिन कोड है, तो इतना आपने डाल दिया। मतलब इनका जो पद नाम है और इनका जो विभाग है उसका पूरा यहाँ डाटा डाल दिया आपने। और उसके बाद विषय लिखा जाता है, बिल्कुल वही शैली है जो सरकारी पत्र की होती है, उसमें जरा भी डेढ़ बेड़ नहीं है, बिल्कुल वही तरीका है। यहाँ विषय ये है कि हिंदी प्राध्यापकों की तैनाती की जो अद्यतन सूची है, यहाँ अद्यतन लिखा हुआ है, अद्यतन होगा, अद्यतन सूची भेजे जाने के संदर्भ में। मतलब हिंदी प्राध्यापकों की जो तैनाती हुई है उसकी एक अपडेटेड लिस्ट
भेजी जानी थी, ऐसा उनसे मांगा गया था, लेकिन तत्काल में इनके पास है नहीं, तो उसी के संदर्भ में ये पत्र लिख रहे हैं। और ये पत्र कैसा है? ये अंतरिम उत्तर प्रकार का सरकारी पत्र है। महोदय, यहाँ सूचित किया गया है, कृपया उपर्युक्त विषय पर आपके कार्यालय के, यहाँ आप देख रहे हैं, उपर्युक्त विषय पर आपके कार्यालय के दिनांक 15/5/2008 के पत्र संख्या, और पत्र संख्या यहाँ आप अपनी मन मर्जी से डाल सकते हैं, जो आप चाहें वो डाल सकते हैं, कोई समस्या उससे नहीं होगी। इसका अवलोकन करें, इसे देखें एक बार। आपके द्वारा मांगी गई सूचना सभी क्षेत्रीय कार्यालयों से इकट्ठी की जा रही है, यानी अभी क्या है, ये प्रोसेस में है, अंडर प्रोसेस है, अभी मेरे पास आई नहीं है, तो संपूर्ण सूचना प्राप्त होने के बाद या होते ही आपको प्रेषित की जाएगी। इसमें कहा क्या गया, बहुत संक्षेप में अपनी बात कहनी होती है, एकदम नपे तुले शब्दों में, क्योंकि सरकारी पत्र है। तो यहाँ आप लिखेंगे कि कृपया उपर्युक्त विषय पर आपके कार्यालय का जो पत्र आया था, आप ही ने भेजा था, उस पर जरा गौर फरमाएं। तो गौर फरमाएं शब्द नहीं इस्तेमाल करेंगे, यहाँ एक विनम्र भाषा शैली आपको इस्तेमाल करनी है। तो पत्रांक संख्या इतने का आप अवलोकन करिए, जिसमें कि आपने कहा था कि एक अपडेटेड लिस्ट मुझे चाहिए, लेकिन अभी जो आपने सूचना मांगी थी वो क्षेत्रीय कार्यालयों से इकट्ठी की जा रही है, तो संपूर्ण सूचना जैसे ही मेरे पास आएगी मैं प्रेषित कर दूंगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे भवदीय जो नीचे का औपचारिकता होती है वो सरकारी पत्र वाली है, हस्ताक्षर आपको डालकर ऐसे छोड़ देना है, क ख ग पदनाम, जो पद का नाम है वो डाल देना है, इस प्रकार से होगा। तो ये आपका क्या है, ये अंतरिम उत्तर है ये भी सरकारी पत्र, लेकिन उसी का ये पूंछ है पीछे से, अंतरिम उत्तर के नाम से भी ये दिया जा सकता है। इसके बाद अगला है पावती यानी एक्नॉलेजमेंट, जिसे कि आपने पीछे देखा। तो ये किस लिए दिया जाता है, यहाँ आप इसके बारे में जानते हैं। देखिए, जब कोई मंत्रालय, विभाग या कार्यालय अन्य विभाग या कार्यालय से प्राप्त पत्र पर, मतलब उसे पत्र प्राप्त हो गया है, तो प्राप्ति की सूचना भेजता है कि मुझे मिल गया है, ये आश्वस्त कराता है उन्हें कि हाँ ठीक है मुझे मिल गया है और मैं आपको ये पत्र लिखकर यही सूचित कर रहा हूँ। तो इसे पाने की सूचना जो वो भेजता है वही पावती कहलाती है। पावती इसका नाम ही है, यानी पा लिया है मैंने, तो ये एक्नॉलेजमेंट है। और यह औपचारिक होता है, इसकी रूपरेखा तय होती है, और रूपरेखा कैसी है यहाँ आप नीचे देख ही रहे हैं। तरीका वही है, देखिए सब सरकारी पत्र का ही तरीका है। अब यहाँ थोड़ा सा ये है कि प्रिय महोदय शब्द का इस्तेमाल कर लिया गया है, तो ये ज़्यादा आत्मीयता दर्शाई गई है, लेकिन प्रायः सरकारी जो पत्र होते हैं उसमें प्रिय जैसे शब्द इस्तेमाल नहीं किए जाते। यहाँ पर देखिए पत्रांक पड़ा हुआ है, यहाँ आप देख रहे हैं पत्र संख्या है। इसके बाद भारत सरकार मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, तो ये पिछला मतलब पीछे का लिखा गया पत्र है, इसलिए इसमें मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय का इस्तेमाल किया गया है, नहीं तो अब तो ये मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। केंद्रीय हिंदी निदेशालय, इस प्रकार से ये पूरा फुल एड्रेस है, विभाग, सरकार और जो कार्यालय है उसका पता है। और यहाँ पर ये पता जो डिटेल वाला है, पश्चिमी खंड 7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली, और नीचे दिनांक, यहाँ नई दिल्ली के आगे पिन कोड आप डाल सकते हैं और डालना चाहिए। इसके बाद सेवा में, और सेवा में जिन महोदय को आपको भेजना है उन्हें भेज दीजिए। लेकिन यहाँ एक चीज़ है, देखिए इसे अगर आप व्यक्तिगत तौर पे भेज रहे हैं, मतलब जो एक्नॉलेजमेंट है इसे आप व्यक्तिगत तौर पे भेज रहे हैं किसी एक व्यक्ति को, तब तो यहाँ जो भाषा शैली इस्तेमाल की गई है प्रिय महोदय वाली, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये अर्ध सरकारी वाले पुट में चला जाएगा। लेकिन अगर किसी कार्यालय को भेज रहे हैं या किसी मतलब यहाँ सरकारी लहजे वाले चीज़ में भेज रहे हैं, क्षेत्र में भेज रहे हैं, तो वैसे में यहाँ प्रिय महोदय जैसे जो शब्द हैं उनका इस्तेमाल ना करें तो बेहतर रहेगा। ठीक है, यहाँ जो महोदय महोदया वाली शैली है वही यूज़ कर सकते हैं, वही ज़्यादा श्रेष्ठ भी है। यहाँ प्रिय महोदय को यूज़ कर लिया गया है, और विषय इसमें भी अनिवार्य होता है। हालांकि देखिए अर्ध सरकारी पत्र में हम लोग विषय नहीं लिखते हैं, वहाँ औपचारिकता नहीं दिखाई जाती। तो प्राप्ति सूचना, प्राप्ति सूचना किस चीज़ की है आप ये भी विषय में लिख सकते हैं, मतलब कौन सी चीज़ हमें प्राप्त हुई है, कौन सी सूचना प्राप्त हुई है, तो उसका भी उल्लेख आप संक्षेप में विषय में कर सकते हैं। यहाँ कहा गया है कि आपका लेख शीर्षक, अब जो लेख का शीर्षक रहा हो, यहाँ आप चाहें तो रिक्त स्थान छोड़ दें, और नहीं तो कोई एक काल्पनिक शीर्षक डाल सकते हैं। ये प्राप्त हुआ, धन्यवाद उसके लिए। लेख की उपयोगिता से यथासंभव शीघ्र ही आपको अवगत कराया जाएगा। उपयोगिता से अवगत कराने का मतलब क्या है कि आपका लेख जो आपने भेजा है वो हमारे काम का है या नहीं, इस सूचना से आपको अवगत कराया जाएगा। कृपया पत्राचार न करें। ये जो पत्र भेजा गया है, मतलब यहाँ जो उदाहरण आप देख रहे हैं, ये थोड़ा व्यक्तिगत शैली का है। कारण ये है कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में पत्राचार है, तो यहाँ अर्ध सरकारी वाला जो लहजा है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन होते हैं ये सरकारी ही। जो एक्नॉलेजमेंट होता है ये सरकारी लहजे में ही लिखा जाता है और वही प्रारूप भी होता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ भवदीय शब्द लिखा हुआ है, हस्ताक्षर आपको ऐसे डालकर छोड़ देना है, क ख ग, और पदनाम जो है वो आप डाल सकते हैं। इस प्रकार से लिखा जाएगा, मतलब प्रश्न के अनुकूल आप काम करेंगे ना, तो जैसा वहाँ पदनाम आपको यूज़ करना है वैसा आप करेंगे। ये आपका एक्नॉलेजमेंट है। इसके बाद चलते हैं आगे। यहाँ पर अनुस्मारक के बारे में कहा गया है, तो अनुस्मारक अभी बीती हुई जो मुख्य परीक्षाएं हैं उनमें पूछा भी गया था। इसमें यह कहा गया है कि जब किसी मामले में कार्यवाही हेतु मंत्रालय, विभाग या कार्यालय पत्र को किसी अन्य मंत्रालय, विभाग अथवा कार्यालय को भेजता है और उस पत्र पे, यहाँ उप लिखा हुआ है, उस पत्र पर कार्यवाही की अपेक्षा होती है, यहाँ पर स होगा। ठीक है, तो उस पत्र पर कार्यवाही की अपेक्षा होती है, लेकिन निर्धारित अवधि में अपेक्षित उत्तर नहीं प्राप्त होता है। जैसे आपने कोई कार्यवाही से संबंधित सूचना जो है वो एक पत्र के माध्यम से किसी विभाग को भेजी और वहां से कार्यवाही हो नहीं रही है, मतलब जैसी आपको अपेक्षा थी वैसी नहीं हो रही है या नहीं ही हो रही है, तो निर्धारित अवधि में आपको उत्तर भी नहीं प्राप्त हो रहा है। ऐसे में आप क्या करेंगे, अनुस्मारक भेजेंगे। अनुस्मारक जो होता है ये याद दिलाने के लिए होता है, और इसका जो प्रारूप होता है या ड्राफ्ट होता है वो सरकारी पत्र जैसा ही होता है। यहाँ वही कहा गया है कि तब उस विभाग या मंत्रालय को स्मरण कराना आवश्यक हो जाता है, और ये अनुस्मारक है।
इसका जो प्रारूप है सरकारी जैसा ही होगा, तो यहाँ कोई समस्या ही नहीं है, फिर आप सरकारी पत्र जैसे लिखिए। लेकिन यहाँ पर अनुस्मारक लिखना आवश्यक होता है दाहिनी ओर। ये जो पत्रांक आप डालते हैं ना, इसी के समकक्ष यहाँ ये वाला जो पूरा मैटर है, इसी के समकक्ष यहाँ अनुस्मारक जरूर लिख दीजिएगा। इससे ये पता चलेगा कि ये पत्र जो है ये सरकारी है, लेकिन सरकारी में कौन सी वैरायटी है, ये अनुस्मारक है। अब यहाँ पर अगर आपने पीछे एक आध और रिमाइंडर भेज रखे हैं, यानी इससे पहले आपने एक आध अनुस्मारक और याद दिलाने के उद्देश्य से भेजे थे, तो आप यहाँ पे उनकी जो क्रमांक है उसको डाल सकते हैं। जैसे पीछे आपने एक भेज दिया है तो यहाँ पर आप 2 डाल दीजिए इस प्रकार से, या 3 डाल दीजिए। जिस प्रकार से आपने अनुस्मारक भेजा है उसके हिसाब से यहाँ नंबरिंग भी कर सकते हैं। ये उस परिस्थिति में किया जाएगा जब आपने पहले से कुछ रिमाइंडर भेज रखा हो, और उसका उल्लेख आप मुख्य विषय जो वास्तु है उसमें करेंगे। यानी जो मेन पार्ट पत्र का होता है, जहां आप अपनी बात को कहते हैं, वहां आप लिखेंगे कि इससे पहले भी मैंने अनुस्मारक भेजा था, लेकिन कोई आवश्यक या जो अपेक्षित कार्यवाही है वो नहीं हुई, तो ऐसी कंडीशन में मुझे फिर से याद दिलाना पड़ रहा है, और फिर से याद दिलाना पड़ रहा है, तो ये मैं दूसरा वाला जो अनुस्मारक है उसको भेज रहा हूँ। तो उसका क्रमांक आपको यहाँ पर अनुस्मारक के साथ लिखना पड़ेगा। ये है। बाकी जो प्रारूप है वो तो एकदम सरकारी पत्र जैसा है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, बस उसी में डाल देना है सेवा में। और यहाँ जिसको आप भेज रहे हैं उसका पदनाम पता आदि रहेगा, यहाँ पे पता दिनांक रहेगा, यहाँ विषय आपको डालना ही डालना है, थोड़ा इधर से लिखिएगा, यहाँ बीच में लिखिएगा इस प्रकार से। और संदर्भ भी यहाँ लिखा जाता है। देखिए अनुस्मारक में मूल बात यह है कि विषय के साथ साथ संदर्भ भी होता है कि आप किस रेफरेंस में भेज रहे हैं। और महोदय या महोदया की जो शैली है वो यहाँ डाली जाती है, और बीच में आपको अपनी मेन बात कहनी होती है, और नीचे वही तरीका होता है जो सरकारी पत्र का होता है। अब यहाँ कुछ मुख्य बिंदु हैं जो इसे सरकारी पत्र से थोड़ा सा भिन्न करते हैं। तो स्मरण यहाँ आप देख सकते हैं, स्मरण पत्र या अनुस्मारक जो पत्र होते हैं इनमें समानता तो होती है, लेकिन दाईं ओर अनुस्मारक लिखा जाता है। मतलब यहाँ जो सरकारी पत्र हैं और अनुस्मारक है, कहने का तात्पर्य ये है कि दोनों के बीच में समानताएं हैं, प्रारूप लगभग एक जैसा है, लेकिन इसमें यानी अनुस्मारक में दाहिनी ओर अनुस्मारक लिखा जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं इस प्रकार से, तो यहाँ वही कहा गया। और यदि दूसरा अनुस्मारक आपने लगाया हो तो यहाँ अनुस्मारक 2 लिखेंगे, यानी वही जो मैंने पहले कहा कि अगर आप इससे पहले एक भेज चुके हैं और दूसरा वाला भेज रहे हैं तो यहाँ पर 2 लिख दीजिएगा इस प्रकार से, या ऐसे भी लिख सकते हैं, रोमन शैली में या सामान्य जो दशमलव प्रणाली है उसमें लिख सकते हैं। और अनुस्मारक में विषय के नीचे संदर्भ लिखना अनिवार्य होता है। ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंट होता है सरकारी पत्र की तुलना में। सरकारी पत्र में क्या होता है, सिर्फ विषय लिखा जाता है, उसके बाद शुरू कर देते हैं अपनी बात कहना, लेकिन यहाँ पर विषय के साथ साथ संदर्भ भी लिखा जाता है। ये चीज़ है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद जो अगला क्रम है वो अर्ध सरकारी पत्रों का है। तो अर्ध सरकारी पत्रों को आइए देख लेते हैं। यहाँ प्रयोजन क्या होता है, तो किसी विशेष मामले पर आपको ध्यान आकृष्ट कराना है। अर्ध सरकारी पत्र, इससे पहले हमने सरकारी देखा और सरकारी में बहुत सारी वैरायटी देखी, उसमें अनुस्मारक और पावती और न जाने कितनी चीजें। यहाँ पर अर्ध सरकारी पत्र में आप देखेंगे कि इसे कैसे लिखा जाता है। तो उससे पहले आपको प्रयोजन पता होना चाहिए, किसके लिए इसको भेजा जाता है ये मालूम होना चाहिए। तो किसी मामले पर विशेष ध्यान आकृष्ट कराने के उद्देश्य से व्यक्तिगत ध्यान देकर कार्यों के निपटान के लिए, शीघ्र निपटान के लिए इसको भेजा जाता है। मतलब आप पर्सनल इसमें थोड़ा सा इंटरफियर करके जो कार्य है उसको समय पर करवाइए, इसका आग्रह किया जाता है। तो ये थोड़ा सा आत्मीय शैली में लिखे जाते हैं। किसके लिए लिखे जाते हैं, तो राजपत्रित अधिकारियों के बीच और गैर सरकारी जो संस्थाएं हैं उनके अधिकारियों के बीच यहाँ पे जो पत्र व्यवहार है वो होता है। किन मामलों में होता है, यहाँ किसके लिए को पढ़ने से अच्छा है आप किन मामलों में है इसको पढ़िएगा। देखिए यहाँ कहा गया है कि सामान्यतः समान स्तर के जो अधिकारी हैं वो आपस में पत्र व्यवहार में विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान इसके जरिए करते हैं। प्रायः ऐसा ही होता है। और जब किसी अधिकारी का ध्यान व्यक्तिगत रूप से किसी मामले की ओर दिलाना अपेक्षित हो तब इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा किसी विषय पर अधिकारी की निजी सम्मति यानी जो उसका अभिमत है, इसको अगर आपको प्राप्त करना है, उसका व्यक्तिगत अभिमत, तो ऐसी कंडीशन में आपको उसको पर्सनली एक लेटर लिखना होगा और वो अर्ध सरकारी पत्र वाली शैली में लिखा जाएगा। पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी के कार्यालय से कार्यवाही में अनावश्यक अगर देर हो रही है, मतलब आपने इससे पहले एक पत्र भेज रखा है लेकिन वहां पे कार्यालय स्तर पर उस पर कार्यवाही नहीं हो रही है, तो आप संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत तौर पर यह पत्र लिखकर सूचित कर सकते हैं और उससे आग्रह कर सकते हैं। और स्मारक आपने भेजा, रिमाइंडर भेजा, लेकिन उसके बावजूद उत्तर नहीं मिल रहा है, तो इस दशा में आप क्या कीजिएगा, तब यहाँ थोड़ा मुलायमियत से काम लेना होता है। और नरमी से काम लेने का मतलब यह है कि उसे पर्सनल तरीके से थोड़ा आत्मीय शैली में भेजिए, ये कहा गया। भाषा कैसी होनी चाहिए, तो भाषा जो है वो स्पष्ट, सरल और संतुलित होनी चाहिए। उत्तम पुरुष और एक वचन जो शैली होती है उसमें लेखन किया जाता है। भाषा जो है वो व्यक्तिगत होती है और मित्रवत शैली में लिखी जाती है। यहाँ जो मशीनी एकदम औपचारिक भाषा है उसका इस्तेमाल नहीं करते। और देखिए यहाँ पर कहा गया कि आभारी रहूंगा, आपका सहयोग चाहता हूँ, कृतार्थ करें, जैसे जो आत्मीय क्रिया रूप है उनका इस्तेमाल किया जा सकता है और करना चाहिए, इससे पत्र पे अच्छा प्रभाव पड़ता है। ये आपने देखा, लेकिन सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता, आपको कैसे लिखना है ये पता होना चाहिए। तो यहाँ प्रारूप एवं कलेवर जो है वो दिया हुआ है। कलेवर का मतलब यहाँ मुख्य हिस्से से है। देखिए पहले जो है यहाँ प्रतीक चिन्ह, यहाँ जो सिंबल होता है राजकीय चिन्ह, चाहे तो आप इसे बनाइए या ना बनाइए, ये कोई बाध्यता नहीं है। सीधा सीधा यहाँ नाम, पदनाम और दूरभाष भी आप हटा सकते हैं चाहे तो, और नहीं तो डाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद यहाँ पे अर्ध सरकारी पत्र संख्या
स प संग लिखा हुआ है, तो ये संक्षेप है। अर्ध सरकारी पत्र संख्या, जो भी पत्र संख्या हो आप यहाँ डाल दीजिए। भारत सरकार, अब यहाँ जो सरकार हो उसका आपको जिक्र करना है, मंत्रालय का जिक्र करना है और यहाँ जो कार्यालय है उसका उल्लेख करना है। इसके नीचे स्थान और दिनांक दिया हुआ है, इसको आप डाल दीजिए। यहाँ स्थान है नई दिल्ली और उसके बाद पिन कोड आप डाल सकते हैं, उसके बाद दिनांक डाल दीजिए। अब यहाँ जो संबोधन होता है, संबोधन कैसा होता है, यहाँ प्रिय वाला संबोधन किया गया है, तो ये अपनेपन का व्यवहार करना है यहाँ, तो प्रिय श्री। और उसके बाद ये सम्मान सूचक, अगर जो भेजा, जिसे आपने अधिकारी को भेजा है वो आपसे ज्येष्ठ है, वरिष्ठ है, तो ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पे जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन प्रिय शब्द जो है ये आमतौर पे अपने से छोटे या समान वालों के लिए लगाया जाता है, तो ये संबोधन है। चाहे तो आप जी लगा सकते हैं या नहीं भी लगा सकते, अगर आप प्रिय श्री भी लिखते हैं तो भी चलेगा, जी लगा देते हैं तो और मीठा हो जाएगा, चीनी डालने में क्या बुराई, ये है। और उसके बाद आप यहाँ आपको बिना लाग लपेट के अपनी बात को लिख देना है, और यहाँ विषय नहीं लिखा जाता, विषय एक औपचारिकता है और यहाँ औपचारिकता आपको नहीं निभानी है। और उसके बाद ससम्मान या सद्भावना सहित जो आप लिखना चाहें, ससम्मान लिख दीजिए या सद्भावना सहित लिख दीजिए, आपका या आपकी। अब यहाँ भवदीय और भवनिष्ठ लिखने से अच्छा है कि आप इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करें, और नीचे अपना हस्ताक्षर और अपना नाम, यानी सिर्फ लिखकर छोड़ देना है, नाम अपना नहीं लिखना है, ये चीज़ है। और उसके बाद नीचे यहाँ पर जो प्राप्त करता है, यानी जिसे आप भेज रहे हैं, उसका पूरा डिटेल आपको देना होगा, पद नाम, पूरा पता, ये सब चीज़ें इसमें शामिल होंगी, ये नीचे लिखा जाता है। इस प्रकार से ये होता है, ये पूरा प्रारूप है और इसी शैली में लिखना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ अर्ध सरकारी जो पत्र संख्या है उसको चाहे तो आप काल्पनिक डाल सकते हैं या किसी पत्र से कॉपी भी कर सकते हैं, किसी सरकारी अर्ध सरकारी पत्र को, मतलब जो ओरिजिनल नमूना होता है उसको भी आप लेकर कॉपी कर सकते हैं, ये चीज़ें। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, मतलब महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन्हें कि आपको ध्यान रखना है। तो अर्ध सरकारी पत्रों पर शीर्ष जो है वो प्रायः मुद्रित होता है, मतलब ये एक बना बनाया ड्राफ्ट होता है, कागज होता है। शीर्ष यानी जो ऊपर का हिस्सा है ये प्रायः मुद्रित होता है, मतलब ये बना हुआ होता है, इसीलिए यहाँ प्रतीक चिन्ह लिखा हुआ है, प्रतीक चिन्ह बना रहता है, ऐसे छपा हुआ होता है, ये प्रिंट रहता है, तो ये औपचारिकता दिखाया है। इसके बाद देखिए और भी चीज़ें हैं। मुद्रित होने की दशा में अर्ध सरकारी पत्र संख्या सबसे ऊपर दाहिनी ओर लिखी जाती है। आपने देखा होगा कि कहीं कहीं जो यहाँ पत्र संख्या पड़ी हुई है ये स्थान बदल कर होती है, लेकिन जो छपा हुआ पत्र होता है, यहाँ मुद्रित जो प्रिंट होता है, उसमें ये दाहिनी ओर सबसे ऊपर लिखी जाती है। यही इसका सही तरीका है या सही जगह है, तो आप भी वही लिखिए, ये ज़्यादा बेहतर है। और प्रतीक चिन्ह के दाहिनी ओर भेजने वाले अधिकारी का नाम, पद नाम और दूरभाष आदि लिखा जाता है। जैसे आपने यहाँ देखा ना, प्रतीक चिन्ह आपने लिखा है, तो ये प्रतीक चिन्ह आप चूंकि हाथ से लिख रहे हैं, अपने हाथ से पत्र को लिख रहे हैं, तो इसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधा सीधा यहाँ भेजने वाले अधिकारी का नाम, पद नाम और दूरभाष यहाँ आप लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं आप, एक चीज़ और है कि यहाँ भेजने वाले अधिकारी का नाम, पद नाम और दूरभाष होता है। ये जो स्थान है, ये जिसे आप भेज रहे हैं उसे नहीं, बल्कि आपका खुद का होना चाहिए। इसके बाद चलते हैं आगे। यहाँ कहा गया कि प्रतीक चिन्ह का जो दाहिनी ओर का हिस्सा है वहाँ क्या भरना है, और संबोधन हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी स्वयं लिखता है। यहाँ जो हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति है वो खुद ही संबोधन लिखेगा, क्योंकि ये व्यक्तिगत भेजा गया है। और प्रिय, प्रिय श्री या माननीय श्री, यहाँ मानवीय लिखा हुआ है, माननीय श्री, माननीय सुश्री, अविवाहित महिला है तो सुश्री। इसके बाद आदरणीय श्री या श्रीमती, जो भी यहाँ पे इस प्रकार के जो संबोधन है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। और यदि व्यक्ति जो है वो वरिष्ठ है तो उनके नाम के बाद आप जी भी जोड़ सकते हैं। जी जो है ये सम्मान सूचक शब्द है, तो वो आप जोड़ लीजिए। इसके अलावा हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी शुभकामनाओं सहित, सद्भावनाओं सहित, जैसे जो वाक्यांश हैं उनको अंत में इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपने ससम्मान या सद्भावना सहित देखा है ना, तो यहाँ पर नीचे इस्तेमाल किया जा सकता है। और भी कई शब्द हो सकते हैं जो कि सम्मान सूचक हैं, और उसके साथ आप अपनी बात को खत्म कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर कहा गया कि अधोलेख में आपका भवनिष्ठ, आपका, आपकी या भवनिष्ठ या शुभेक्षु, शुभाकांक्षी, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। प्राप्तकर्ता अधिकारी का नाम, पद नाम, कार्यालय का नाम, पता आदि जो है वो बाईं तरफ लिखा जाता है। और इसमें सेवा में का प्रयोग जो है वो वर्जित है। ये सेवा में शब्द जो है ये बहुत ही मशीनी और एक तरह से जो नौकरशाही का एकदम मशीनी तंत्र होता है उसका प्रतीक माना जाता है। तो ये जो सरकारी पत्र होते हैं, शासकीय पत्र होते हैं, उस शैली में लिखा जाता है। जो मित्रवत शैली होती है उसमें सेवा में जैसे शब्दों का कोई स्थान नहीं होता है, तो आप इसको यूज़ नहीं करेंगे, ये चीज़ है। अब यहाँ नमूना देख लीजिए, तो नमूना उसी प्रकार का है जैसा प्रारूप है उसमें भर दिया गया है बस। तो यहाँ कुछ काल्पनिक नाम उठा लिए गए हैं। प्रतीक चिन्ह, ये चूंकि छपा हुआ पत्र, मतलब प्रिंट पहले से इसका शीर्ष रहा होगा, तो इसलिए यहाँ पर प्रतीक चिन्ह पड़ा हुआ है। आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो इतना स्किप भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। यहाँ के भास्करन संयुक्त सचिव, इनके द्वारा भेजा जा रहा है, ये कहने का मतलब है। के भास्करन जो है वो किसी व्यक्ति को भेज रहे हैं, उस व्यक्ति का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, श्री वेंकट रमण जी, इनको भेजा जा रहा है। तो संयुक्त सचिव और इनका दूरभाष यहाँ पे आप चाहे तो रिक्त भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे अर्ध सरकारी पत्र संख्या आपको दाहिनी ओर डालनी है। जो संबंधित सरकार है, निदेशालय है, पता है, वो सब आपको डालना है। और उसके बाद यहाँ पर दिनांक डालना है, पत्र की जो तारीख है वो डालनी है। ये सब दाहिनी ओर होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। और ये वाला जो पूरा प्रोसेस है ये बाईं ओर होगा। इसके बाद बाईं ओर सबसे ऊपर यहाँ पे प्रिय श्री वेंकट रमण जी,
यहाँ थोड़ा सा बहुत ज़्यादा आदर सूचक तरीके से इन्हें संबोधित किया गया है और उसके बाद बीच में अपनी मुख्य बात को कहा गया है। यहाँ कोई विषय नहीं है, मतलब किस विषय पर आप पत्र लिख रहे हैं ये उल्लेख करना यहाँ नहीं चाहिए। तो कहा गया है कि दिल्ली तथा भारत के अन्य महानगरों में केंद्रीय स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन सफलतापूर्वक हो रहा है और इससे केंद्र तथा सरकारी क्षेत्रों से संबद्ध कर्मचारियों को संतोषप्रद चिकित्सा सुविधा मिल रही है। भारत के अन्य जिला मुख्यालयों में भी जहां कर्मचारियों की पर्याप्त उपलब्धता है इसकी व्यवस्था की जा सकती है। आपसे अनुरोध है कि ऐसे जिला मुख्यालयों में जहां केंद्र सरकार के बहुत अधिक कर्मचारी हों, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को लागू करने का विचार करें। ये एक योजना को लागू कराने से संबंधित व्यक्तिगत बातचीत है और यहाँ पर लिखा गया है सादर, आप लिख सकते हैं ससम्मान या सद्भावना सहित, और उसके बाद आपका और नीचे हस्ताक्षर। और हस्ताक्षर किसका होगा, तो जिसने भेजा है वही करेगा। तो यहाँ पर के भास्करन के द्वारा भेजा जा रहा है तो के भास्करन नीचे नाम भी लिख दीजिए, या नाम नहीं सूझ रहा हो या नाम प्रश्न में नहीं लिखा हुआ हो तो क ख डाल दीजिए, इस प्रकार से हो सकता है। इसके बाद नीचे यहाँ पर जिसको आप भेज रहे हैं, जिस अधिकारी को या जिस व्यक्ति को आप भेज रहे हैं उसका पूरा नाम, पदनाम और पता, ये सब आपको लिखना होगा डिटेल में। तो श्री वेंकट रमन को ये भेजा जा रहा है जो कि संयुक्त सचिव हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के, और इनका जो एड्रेस है उसे आप नीचे लिखेंगे। इस प्रकार से ये पत्र पूरा होगा। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात क्या हो सकती है अर्ध सरकारी पत्र को लिखते वक्त, तो ध्यान देने योग्य बात सबसे पहले तो ये है कि अपनत्व या निजता का समावेश होना इसमें अनिवार्य है। अर्ध सरकारी पत्र जो होते हैं, देखिए थोड़ा सा यहाँ जानकारी वाली चीज़ है, इसको ध्यान दीजिएगा। हालांकि रंग से संबंधित प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन चूंकि आप पत्र लेखन सीख रहे हैं तो इसमें एक बारीक से बारीक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ कहा गया है कि अर्ध सरकारी पत्र यदि छपे हुए पैड पर होते हैं, जैसा कि प्रायः होता है कि आपने देखा कि शीर्ष छपा हुआ होता है, नीचे आपको सिर्फ भरकर उसे भेज देना होता है, ऐसा। तो वैसी कंडीशन में यहाँ रंग संबंधी कोड होता है, हर रंग का अपना एक मतलब होता है। जो मंत्री द्वारा भेजे गए अर्ध सरकारी पत्र होते हैं उसमें राष्ट्रीय प्रतीक तथा जो पूरा शीर्ष होता है, यानी ऊपर का जो आप भाग देखे हैं, वो पूरा नीले रंग का होता है। तो रंग देखकर मालूम हो जाएगा कि ये किसके द्वारा भेजा जा रहा है। इसके अलावा अधिकारी द्वारा अगर कोई पत्र, अधिकारी वाली हैसियत का कोई व्यक्ति जो है वो अगर इस प्रकार का पत्र व्यवहार कर रहा है तो उसमें जो चिन्ह है या राजकीय चिन्ह है, जो भी आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय प्रतीक या राजकीय प्रतीक, उसके साथ साथ पूरा जो ऊपर का डाटा होता है वो लाल रंग से रंगा हुआ होता है, यानी उसके जो अक्षर होते हैं वो किस कलर के होते हैं, रेड कलर के होते हैं। और स्वैच्छिक संस्थाओं के द्वारा जो भेजे गए पत्र होते हैं उसमें पूरा जो शीर्ष होता है वो एकदम हरा भरा होता है, यानी हरे रंग का होता है। तो मंत्री के द्वारा भेजा गया रहता है तो नीले रंग का। छपाई में जो रंग यूज किया जाता है उसकी बात हो रही है, पेन से लिखेंगे तो सब नीला या काला ही होगा। और उसके बाद जो अधिकारी के द्वारा भेजे जाते हैं उसमें लाल रंग का शीर्ष होता है, और स्वैच्छिक संस्थाओं के द्वारा भेजा जाता है तो हरे रंग का होता है। ये चीज़ है। और अर्ध सरकारी पत्र एक पृष्ठ का ही होना चाहिए, ये एक बड़ी बात है। देखिए बहुत बार क्या होता है कि आप लिखते हैं और एक से ज़्यादा पेज में वो क्रॉस कर जाता है, तो ऐसा संभव है क्योंकि दोनों तरफ मार्जिन होता है और पत्र का अगर पूरा जो मुख्य आकार है वो बढ़ गया तो ऐसे में फिर दिक्कत आ सकती है, आपको पेज बदलना पड़ सकता है। लेकिन जो अर्ध सरकारी पत्र होते हैं, और मेरा तो ये कहना है कि हर पत्र को, चाहे वो सरकारी हो चाहे अर्ध सरकारी हो, कोशिश ये करिए कि वो एक पेज में समाप्त हो जाए। नहीं हो रहा है तब उसके लिए कोई विकल्प नहीं बचता है, तो आप उसमें अलग से कर सकते हैं। यहाँ ये कहा गया है कि अर्ध सरकारी पत्र एक पृष्ठ का ही होना चाहिए। यदि संदेश बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा हो तो उसका उल्लेख छोटे छोटे अनुच्छेदों में सारांश के रूप में करना चाहिए। देखिए यहाँ लंबाई का भी इलाज कर दिया गया। आप कहेंगे ना कि विषय वस्तु बहुत लंबी हो जा रही थी, उसमें अपनी बात तो कहनी ही है, तो ऐसी कंडीशन में आप छोटे छोटे अनुच्छेद बना दीजिए। जैसे आप पहला क्रमांक नहीं डालते हैं तो उसको वैसे ही स्किप कर दीजिए, इसके बाद दूसरा नंबर डाल के, तीसरा नंबर डाल के, ऐसे अनुच्छेदों में अपनी बात को संक्षेप में कह दीजिए। कुल मिलाकर भाषा शैली संक्षिप्त होनी चाहिए, इसमें अनिवार्यता है। और इसके बाद सारांश के रूप में आपको लिखना है, लेकिन एक ही पृष्ठ में इसको अटाना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ठूस दिया गया, सही ढंग से लिखेंगे तो एक पेज जो A4 साइज का कागज होता है उसमें अट जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ कहा गया विस्तृत विवरण जो है वो अनिवार्य हो तो अलग से परिशिष्ट जोड़ा जा सकता है, ये एक इसमें इलाज हो सकता है। मान लीजिए कि आप कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, लाख प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पत्र छोटा होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, एक अलग से परिशिष्ट जोड़ देंगे और उसका उल्लेख उस पत्र में कर देंगे। ये आप कर सकते हैं, तो ऐसे में आपको पेज बदलने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। और इससे संबोधन और अधोलेख, मतलब ये जो पत्र होते हैं इनमें संबोधन और अधोलेख का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यहीं पर आत्मीय शैली झलकती है। संबोधन और जो अधोलेख होते हैं यहीं पर आपको आत्मीयता का बोध होता है, आपका या आपकी, प्रिय श्री जी। तो प्रिय और आपकी जैसे शब्द जो है ये अपनेपन का आभास कराते हैं, तो इनका विशेष महत्व अर्ध सरकारी पत्र में होता है। सबसे पहले परीक्षक यही देखेगा, सबसे पहला काम यही करेगा, दाहिने बाएं तो वो बाद में देखेगा, और इसको देखकर वो समझ जाएगा कि आपको पत्र लिखने का जो सही तरीका है वो पता है या नहीं, और उसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं वो तो देखेगा ही। ये बात है। अब इसके बाद जो अगला इसमें पत्र का प्रकार है, ये हमने अर्ध सरकारी पत्र का नमूना देखा और उसका जो प्रारूप और कलेवर हो सकता था उसको देखा। और यहाँ आप कमेंट बॉक्स में ये मत कहिएगा कि ये अर्ध सरकारी पत्र संख्या यहाँ क्यों है। जब छपाई होती है तो इसी प्रकार से होता है, जो प्रिंट करके शीर्ष छाप के पत्र बनाए जाते हैं उसमें ऐसे ही होता है, और आप भी चाहें तो ऐसे ही लिख सकते हैं, बिल्कुल इसमें कोई बुराई नहीं है। प्रतीक चिन्ह का यहाँ है तो प्रतीक चिन्ह मत डालिएगा, ये लगाना आवश्यक नहीं है। चाहे तो आप लिखकर ऐसे गोला बनाकर या चौकोर में ऐसे लिखकर छोड़ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं अगले वाले को। तो अगला जो है वो ये नमूना था। यहाँ अगला वाला जो पत्र है वो है कार्यालय ज्ञापन। अभी कार्यालय आदेश भी देखेंगे, लेकिन पहले इसको देखते हैं।
तो यहाँ प्रयोजन लिखा हुआ है कि विभागों, मंत्रालयों अथवा कर्मचारियों को सूचना देने अथवा सूचना मांगने के लिए तथा संबद्ध अधीनस्थ कार्यालय से पत्र व्यवहार हेतु जो कार्यालय ज्ञापन होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? तो मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों तथा कर्मचारियों के लिए ये यूज किया जाता है। किन मामलों में होता है? तो मामले वाला जरा ध्यान से देखिएगा। पत्र का प्रयोग दो मंत्रालयों के बीच में नहीं किया जाता, मंत्रालयों से पत्र व्यवहार के लिए किया जाता है, मंत्रालयों के बीच में नहीं किया जाता। इसलिए अन्य मंत्रालयों और विभागों से पत्र व्यवहार के लिए इसका इस्तेमाल होता है। मतलब यहाँ आपस में दो मंत्रालयों के बीच में आदान प्रदान नहीं होगा, बल्कि एक व्यक्ति या किसी अधिकारी विशेष के द्वारा किसी मंत्रालय से या इस प्रकार से जो पत्र व्यवहार होता है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और विभाग में काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनसे सूचना मांगने या उन्हें सूचना भेजने के उद्देश्य से भी प्रयोग हो सकता है। संबद्ध अधीनस्थ कार्यालयों में पत्र व्यवहार के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। भाषा कैसी होनी चाहिए? तो भाषा जो कार्यालय ज्ञापन की है वो अन्य पुरुष शैली की होनी चाहिए और इसकी भाषा आदेशात्मक नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या कि बहुत ही फ्रेंडली होती है? नहीं, ये मित्रतापूर्ण भी नहीं होती है। इसमें एक सामान्य भाषा, बस अपनी बात कह दिया, ये शैली होनी चाहिए। और अनुरोध किया जाता है जैसे जो शब्द हैं उनका प्रयोग आप कर सकते हैं या करना चाहिए। अब यहाँ पर मुख्य बिंदु क्या हो सकते हैं? ये भाषा को आपने देखा किन मामलों में यूज हो सकता है, प्रयोजन देख लिया और किसके लिए वाला जो इसमें विकल्प था उसको देखा। देखिए प्रारूप के कुछ मुख्य बिंदु यहाँ दिए हुए हैं। तो कार्यालय ज्ञापन के सभी प्रारूपों में सबसे ऊपर मध्य में पत्रांक होता है, यानी जो पत्र की संख्या है वो तो आपको डालनी ही है। उसके बाद भारत सरकार या जैसा प्रश्न में आपके है जो सरकार वहां पे जिक्र की जानी हो उसका उल्लेख आप करेंगे, यानी सबसे ऊपर पत्रांक रहेगा, उसके बाद नीचे सरकार का उल्लेख करेंगे, फिर उसके बाद नीचे मंत्रालय और उसके बाद सबसे नीचे विभाग लिखा जाता है। ये वाला हिस्सा आप यहाँ पे बीच में लिखते हैं, सबसे ऊपर मध्य में। और प्रारूप के दाहिने हाथ वाले पक्ष में यानी इस ओर जो राइट हैंड साइड होता है उसमें किनारे पर जगह का उल्लेख किया जाता है। आगे नमूने और प्रारूप में आप देखेंगे वो चीज़ कही गई। और फिर स्थान के ठीक नीचे दिनांक लिखा जाता है, मतलब पहले आप जो स्थान है उसको लिखेंगे, उसके नीचे जो डेट है उसको डालेंगे। ये कार्यालय ज्ञापन भेजने का जो तरीका है। और हाँ, डेट जो है वो कहाँ की होनी चाहिए? तो कार्यालय ज्ञापन भेज रहे हैं वो भेजने की जो तारीख है वो आप यहाँ डालेंगे। इसके बाद प्रारूप के मध्य में कार्यालय ज्ञापन लिखा हुआ होता है, नीचे आपको लिखना पड़ेगा कार्यालय ज्ञापन, इस प्रकार से। तो ये लिखा जाता है और फिर उसके नीचे विषय लिखा जाता है। यहाँ पर विषय लिखते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। विषय में आपको संक्षेप में जो पत्र के अंदर का मैटर है उसको एक लाइन में लिखना होता है। इसके बाद फिर जो है ये मुख्य भाग लिखा जाता है, यानी जो कलेवर है उसको डाला जाता है। और इसके बाद आप देख लीजिए, यदि वहां पर संख्या या क्रमांक डाल रहे हैं तो पहला क्रमांक न डालें, जो अनुच्छेद आप बांटते हैं या नंबरिंग करते हैं। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है कि एक नंबर से नहीं स्टार्ट करते हैं, पहला छोड़ देते हैं, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे नंबर डालते हैं, ये चीज़ है। इसके बाद यहाँ कहा गया कि सबसे ये वाला हिस्सा छठवां, यहाँ नंबरिंग थोड़ी सी अटपटी कर दी गई है, ये असल में छठवां नंबर है, ठीक है। तो मुख्य भाग समाप्त होने के बाद जो मेन इसका पार्ट है वो अगर खत्म हो गया है तो बाईं तरफ कुछ नहीं लिखना होता है। सबसे नीचे मतलब बाईं तरफ वाला जो एरिया होता है ये वाला, ये प्लेन रहता है। और सबसे नीचे जो दाहिनी तरफ वाला हिस्सा होता है वहां पे भेजने वाले अधिकारी का नाम कोष्टक में लिखा जाता है, जिसके ऊपर हस्ताक्षर के लिए रिक्त स्थान छोड़ा जाता है, यानी हस्ताक्षर के लिए यहाँ पे जगह होगी और नीचे क ख ग करके आप लिख देंगे। तब तक नाम नहीं लिखना है जब तक कि प्रश्न में कहा न जाए। इसके बाद अधिकारी के नाम के बाद नीचे पदनाम होता है, यानी वो किस पद पे आसीन है। और विभिन्न मामलों में कार्यालय ज्ञापन एक से अधिक मंत्रालयों, विभागों को प्रेषित किया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? तब यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे नीचे सेवा में लिखकर जो भारत सरकार या प्रश्नानुसार जो भी सरकार है उसके प्राप्तकर्ता विभागों या मंत्रालयों का आपको नाम लिखना होगा कि कौन कौन से मंत्रालय को यहाँ पे भेजा जा रहा है, मतलब वो प्राप्त करेंगे। और जिन्हें कार्यालय ज्ञापन भेज रहे हैं उनके जो नाम है और उनके जो पद हैं उनका भी उल्लेख करना आवश्यक है। तो ये पूरा कार्यालय ज्ञापन का एक स्वरूप होता है और इस स्वरूप को हम देखने जा रहे हैं। ये कुछ मुख्य बिंदु थे जो कि पहले ही दर्शा दिए गए। देखिए यहाँ प्रारूप एवं कलेवर ये दिया हुआ है। तो जो प्रारूप है उसमें ऊपर पत्रांक है, जैसा कि आपने पीछे देखा, पत्र की संख्या, उसके बाद जो भी सरकार है उसका नाम, मंत्रालय का नाम, विभाग का नाम, ये आपको डालना है। यहाँ पे स्थान, उसके नीचे दिनांक, ये आपका दाहिनी तरफ का हिस्सा हो गया। बाईं तरफ कुछ नहीं लिखना है यहाँ पे। इसके बाद आपको विषय लिखना है, लेकिन विषय लिखने से पहले यहाँ बीच में कार्यालय ज्ञापन बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना है। बड़े का मतलब एक औसत साइज के। उसके नीचे आपको विषय डालकर यहाँ संक्षेप में अपनी बात कहनी है। और उसके बाद कलेवर का मतलब यह है कि मुख्य हिस्सा यहाँ पे बीच में आपको डालना है। इतना काम हो जाने के बाद अब चलते हैं नीचे। तो नीचे जैसा कि आपने अभी निर्देश में देखा, पहले यहाँ भेजने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर, उसका क ख ग यानी नाम, पदनाम, ये सब लिखा जाता है। और जिसे आप भेज रहे हैं, एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं तो इसीलिए यहाँ नंबर डाला हुआ है कि सेवा में इतने इतने जने को भेजा जा रहा है। ये आपका प्रारूप है, कलेवर है। अब एक नमूना देख लेते हैं। तो यहाँ कर्मचारी की सूचनार्थ ऐसे दिया हुआ है, यानी एक कर्मचारी को यहाँ सूचना के उद्देश्य से भेजा जा रहा है। तो यहाँ आप जैसा कि पीछे देखे थे पत्रांक ऊपर पड़ता है, तो बीच वाले हिस्से में एकदम ठीक बीचों बीच यहाँ पत्र संख्या डाली गई है। उसके बाद यहाँ भारत सरकार है, राजस्व विभाग है, आयकर कार्यालय है। तो सरकार, विभाग और कार्यालय ये सब एकदम पत्रांक के नीचे क्रम से दिखाए जाएंगे। इसके बाद नंबर आता है यहाँ पे स्थान और दिनांक का। तो स्थान का मतलब यहाँ एड्रेस से था, तो राजस्व भवन RTO नई दिल्ली, और उसके नीचे जो पत्र भेजने की तारीख है वो दिनांक आपको डालना है। चाहे तो आप इस स्थान को रिक्त भी छोड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद फिर नीचे चलते हैं।
इतना बड़ा एरिया यहाँ खाली नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं कि यहाँ जितना पेज में छोड़ दिया गया है इतना आप छोड़कर तब नीचे लिखना शुरू करिए, इतना जगह ही नहीं रहेगी। ये तो यहाँ छापने की सुविधा की दृष्टि से ब्लैंक छोड़ दिया गया है, इसके तुरंत नीचे यहाँ से आप शुरू हो जाएगा। तो देखिए यहाँ कहा गया है कार्यालय ज्ञापन पहले डाला गया है, मतलब उधर आपने पता लिखा, दिनांक लिखा, तो उसके बाद यहाँ से आप कार्यालय ज्ञापन लिखना शुरू कर दीजिए। और उसके बाद ठीक नीचे यहाँ पर विषय डाल दीजिए। तो विषय कौन सा है, और विषय को यहाँ चाहे तो आप किनारे में डाल सकते हैं या थोड़ा सा बीच में भी कर सकते हैं, ये आप अपने हिसाब से खिसका सकते हैं। तो अध्ययन हेतु अनुमति प्रदान करने के संदर्भ में ये पत्र का मूल विषय है, तो इसको आपने लिखा। अब इसके बाद नीचे संक्षेप में अपनी बात कहनी होती है, बहुत ज़्यादा इसमें फैलाना नहीं होता है। तो कहा गया कि श्री य आयकर निरीक्षक को, ये एक महोदय है, इनका नाम यहाँ उल्लेख नहीं किया गया है, ये आयकर निरीक्षक के पद पे है, इनको सूचित किया गया है या सूचित किया जाता है कि इन्हें निम्नलिखित शर्तों पर विधि संकाय दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB करने की अनुमति प्रदान की जाती है। मतलब ये चाहते थे लॉ की डिग्री प्राप्त करना, तो उसके लिए इन्हें परमिशन तो मिल रही है लेकिन कुछ शर्त के साथ मिल रही है, मतलब जिसे कहा जाता है सशर्त, तो वो वाली अनुमति प्राप्त हो रही है। शर्त क्या है, तो शर्त को आप यहाँ नंबर डालकर लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए चूंकि अपनी बात को आप नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर आप अपनी बात को अनुच्छेद डालकर नहीं लिख रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर 1 नंबर से स्टार्ट किया है। ये शर्तें हैं, चाहे तो आप यहाँ भी 1 नंबर छोड़ सकते हैं, मतलब पहला नंबर डालना छोड़ सकते हैं, लेकिन जब दी गई सूचनाएं निम्नलिखित हैं और उसके बाद आप इसमें शुरुआत कर रहे हैं तो वहाँ 1 2 3 4 से आप शुरू भी कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन जब आप पूरे मुख्य भाग को ही नंबर में लिखना शुरू कर रहे हैं, यानी अनुच्छेद में बांट कर लिख रहे हैं ताकि आपको सुविधा हो, तो वैसी कंडीशन में आप 1 नंबर न डालकर सीधे दूसरे से स्टार्ट करेंगे, वहाँ ज़्यादा जरूरी होता है। लेकिन ऐसी कंडीशन में कि आपने शुरुआत कर दी है और पहले एक पैराग्राफ लिख दिया है और उसके बाद नीचे आप लिखना शुरू कर रहे हैं, तो ऐसे में आप पहले नंबर से शुरू कर सकते हैं। हालांकि जो औपचारिक पत्र होते हैं उसमें नंबरिंग आप 2 3 4 वाले तरीके से करें तो ज़्यादा अच्छा है, कहीं भी यहाँ भी करेंगे तो समस्या नहीं होगी। यहाँ ये कहा गया है कि इस अध्ययन के दौरान कार्यालय के कार्य में कोई बाधा उत्पन्न न हो, मतलब ये महोदय जो है ये LLB करें कोई समस्या नहीं है, लेकिन इससे जो कार्यालय का कामकाज है वो बाधित नहीं होना चाहिए, और इसकी तैयारी हेतु किसी भी प्रकार का कोई अवकाश जो है वो स्वीकृत नहीं किया जाएगा, ये दूसरी इसमें कंडीशन है। और दी गई अनुमति जनहित में कभी भी वापस ली जा सकती है, मतलब जब भी इनकी आवश्यकता होगी तो इन्हें उस समय बुलाया जा सकता है, और चाहे इनकी परिस्थिति कुछ भी हो, ये सब शर्त है और इन शर्तों को मानते हुए ये अपना काम कर सकते हैं, यानी LLB वाला काम कर सकते हैं। तो ये इन्हें अनुमति दी गई, एक कर्मचारी को यहाँ सूचना दी गई है जो कि य महोदय हैं और ये आयकर निरीक्षक है। अब इसके बाद जो भेजने वाला व्यक्ति है वो अपना हस्ताक्षर करेगा, हस्ताक्षर का स्थान रिक्त छोड़ दीजिएगा, क ख ग यानी उसका नाम, यहाँ भी स्थान रिक्त ही छोड़ना है जब तक कहा न जाए, और इनका पद नाम है आयकर आयुक्त, तो ये पद नाम नीचे लिख दीजिएगा। अब किसको भेजा जा रहा है ये आपको नीचे लिखना होता है, तो ये वाला दाहिने वाला हिस्सा अगर कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद 1 लाइन की जगह छोड़कर नीचे से यहाँ बाईं ओर से आपको लिखना शुरू करना है, 1 लाइन की जगह बीच में छोड़नी, बाईं ओर से यहाँ लिख दीजिएगा सेवा में, और किसको भेज रहे हैं तो य जो कि आयकर निरीक्षक हैं और आयकर विभाग से ये ताल्लुक रखते हैं, और इनका जो एड्रेस है वो यहाँ लिखा हुआ है क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली, यहाँ पिन कोड भी आप डाल दीजिएगा। तो इस प्रकार से ये लिखा जाता है, इसका सांचा यही है और इसी तरीके से डाला जाता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर 1 से ज़्यादा लोगों को भेजा जा रहा है, तो यहाँ नंबर डालकर जितने लोग हैं उनका आप जिक्र कर सकते हैं। यहाँ एक ही व्यक्ति को भेजा जा रहा था इसलिए एक ही का नाम लिखा हुआ है, ये चीज़ है। और नंबरिंग वाले में वही जो मैंने कहा कि आप चाहें तो इस परिस्थिति में जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें डाल सकते हैं, लेकिन आप न डालें परीक्षा में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जामिनर के मूड का कुछ कहा नहीं जा सकता। वो एक जो प्रारूप या मानक प्रारूप है उसी पर अमल करते हैं, तो उनका ये मानना होता है कि आप दूसरे अनुच्छेद से स्टार्ट करिए, तो आप दूसरे से ही स्टार्ट करिए, क्यों उन्हें नाराज करेंगे। इसके बाद चलते हैं आगे। यहाँ पर कार्यालय आदेश के बारे में कहा गया, पीछे हमने कार्यालय ज्ञापन को देखा, तो इसका प्रयोजन क्या होता है, दोनों में अंतर भी पूछा जाता है। तो देखिए प्रयोजन क्या होता है, प्रयोजन ये होता है कि आंतरिक प्रशासन संबंधी जो अनुदेश होते हैं उनको जारी करने के लिए, और किसके लिए होता है तो अधिकारियों एवं कर्मचारियों दोनों के लिए लिखा जा सकता है, ये इसका मंतव्य हो सकता है। प्रारूप आगे दिखाया जाएगा, उसको देख लीजिएगा। और भाषा कैसी है, तो भाषा जो है वो अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है। और लहजा कैसा होता है, तो सूचना देने वाला होता है, सूचना देना इसका पर्पज होता है। किन मामलों में भेजा जाता है यहाँ थोड़ा डिटेल में लिखा गया है, तो यहाँ आप देख लीजिए, कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों या कर्मचारियों के बीच या 2 अनुभागों के बीच काम के वितरण के लिए इसको भेजा जाता है। अधिकारियों या कर्मचारियों का एक कार्यालय या अनुभाग से दूसरे स्थान पर तैनाती अथवा स्थानांतरण के लिए भेजा जाता है। आकस्मिक अवकाश व प्रतिबंधित अवकाश को छोड़कर सभी प्रकार की छुट्टियों की मंजूरी के साथ नियमित प्रशासनिक कार्यों के लिए इसका प्रेषण किया जाता है, मतलब इसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे कलेवर लिखा जाता है, तो ये कुछ लिखा हुआ है, ये असल में किन मामलों के साथ यहाँ पे जो तरीका है उसी को सटा दिया है। देखिए यहाँ जो हेडिंग पड़ी हुई है किन मामलों में, तो ये यहीं पर आकर समाप्त हो जाती है। इसके बाद ये तौर तरीका लिख दिया है, प्रारूप में किस प्रकार से आपको अरेंज करना है वो तरीका समझाया गया है। और यहाँ नंबरिंग गलत पड़ी हुई है, यहाँ 1 2 3 4 होना चाहिए था, ये नंबर गलत डाला हुआ है इसलिए भ्रम पैदा हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है वो पहले ऊपर संबोधन या जो कार्यालय आदेश का यहाँ स्वरूप होता है उसको डालते हैं, आगे हम लोग देखेंगे प्रारूप में। और उसके बाद तब कलेवर लिखते हैं, कलेवर का मतलब होता है मुख्य भाग। और कार्यालय आदेश में संबोधन और अधोलेख का प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ संबोधन डाला ही नहीं जाता, लेकिन आपको शुरू तो करना है, तो जो मुख्य भाग ऊपर का होता है उसके अलावा नीचे कलेवर लिखते हैं।
इसके बाद विषय और संदर्भ भी कार्यालय आदेश में नहीं लिखे जाते। यहाँ पर विषय और संदर्भ दोनों लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। संदर्भ आप कहाँ लिखते हैं, जो आपने ऊपर देखा अनुस्मारक वाला, उसमें डालते हैं। इसके बाद क्रम संख्या जो है वो 1 से शुरू नहीं होती है, यानी वही अनुच्छेद आपको जो दूसरा नंबर है वहाँ से स्टार्ट करना है। पहला जो नंबर होता है, यानी पहला जो इसमें पॉइंट होता है, उसको पैराग्राफ में ही आपको लिखना होता है। मतलब पहला क्रमांक छोड़कर 2, 3, 4 इस प्रकार से लिखा जाता है। और प्रारूप के दाहिनी ओर भेजने वाले अधिकारी का नाम कोष्ठक के बीच में लिखा जाता है और फिर उसके बाद पदनाम लिखते हैं, जैसे पीछे करते आए हैं। और उसके बाद बाईं ओर उन लोगों का उल्लेख किया जाता है जिनको कि ये भेजा जा रहा है, या प्रतिलिपि जो आप भेज रहे हैं, मतलब कहीं आप प्रतिलिपि उसकी लगा रहे हैं, जिन लोगों को प्रेषित कर रहे हैं, तो उसका उल्लेख आप कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसका प्रारूप कैसा है। यहाँ जो किन मामले और कैसे किया जाए दिया हुआ है, इसको यहाँ साकार रूप में देख लेते हैं। तो प्रारूप या कलेवर, इसको आप देख रहे हैं, यहाँ भी संबोधन नहीं है, यहाँ किसी भी प्रकार का संबोधन नहीं है कि महोदय, श्री या श्रीमान, इस प्रकार से नहीं बुलाया गया है। सीधा सीधा यहाँ पत्र संख्या आपको डालनी है। उसके बाद भारत सरकार या जो भी सरकार है, यहाँ भारत सरकार आप बार बार देख रहे हैं तो आवश्यक नहीं है, ये प्रश्न के हिसाब से किया जाएगा। इसके बाद मंत्रालय का यहाँ जिक्र करना है और विभाग कौन सा है ये उल्लेख करना है। यहाँ स्थान और दिनांक आपको डालना है, जैसे पहले आप डालते आए हैं। कार्यालय आदेश यहाँ आपको हेडिंग के तौर पे लिखना होगा, मतलब मोटे अक्षरों में थोड़ा सा यहाँ ऐसे लिख देना होगा, जिससे कि ये पता लगेगा कि ये पत्र कौन सी वैरायटी का है। इसके बाद मुख्य जो कलेवर है वो यहाँ से स्टार्ट कर देना है और इसको पूरा लिख डालना है संक्षेप में, एक जो परिष्कृत भाषा शैली होती है उसमें। और उसके बाद यहाँ भेजने वाले का जो हस्ताक्षर है वो होगा, और उसके बाद नीचे नाम होगा और फिर पदनाम होगा, जैसे पीछे वाले पत्रों में होता आया है, वही शैली यहाँ भी यूज़ की जा रही है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जिसे भी आप प्रतिलिपि भेजना चाह रहे हैं, मतलब जिसे भी आप प्रतिलिपि प्रेषित करना चाह रहे हैं, उसका उल्लेख करेंगे कहाँ कहाँ आप भेज रहे हैं। अब इसमें कहा गया है प्रारूप के मुख्य बिंदु। तो प्रारूप के मुख्य बिंदु यहाँ देख सकते हैं आप, कार्यालय आदेश के सभी प्रारूपों में सबसे ऊपर मध्य में जो संख्या या पत्रांक है वो लिखा जाता है, और यह प्रायः फाइल संख्या होती है। देखिए जो ऊपर पत्रांक लिखा जाता है ना, ये अक्सर फाइल संख्या होती है, तो फाइल नंबर करके भी दे सकता है, उससे कंफ्यूज मत होइएगा। ये असल में पत्र संख्या ही होती है, फाइल के हिसाब से इसका नंबर होता है। और उसके बाद भारत सरकार या जो भी सरकार है, और फिर मंत्रालय, और उसके बाद विभाग का जो नाम है, जिक्र है, उसे क्रमबद्ध तरीके से करते हैं। प्रारूप के दाईं ओर जो खाली स्थान है उसमें यहाँ जगह का उल्लेख और जो तारीख है उसका उल्लेख किया जाता है। तारीख कौन सी होती है, तो कार्यालय आदेश जारी करने की जो तारीख होती है वो यहाँ लिखी जाती है। प्रारूप के मध्य में कार्यालय आदेश समान रूप से लिखा जाता है और उसके बाद कलेवर होता है। तो मजे की बात यह है कि यहाँ प्रिंटिंग की मिस्टेक है, और ये 1, 2, 3 यहाँ पर आप देख रहे हैं, और 4, 5, 6 आपने अभी ऊपर देखा है, 4, 5, 6 और 7, ये तो कुल मिलाकर ये 7 पॉइंट थे, जिनमें से कि 4 हमने पहले ही देख लिए और 3 नीचे देखे। तो चौथा पॉइंट क्या है कि उसके बाद, मतलब ऊपर का काम खत्म होने के बाद कार्यालय आदेश आपने डाल दिया, उसके बाद आप कलेवर लिख डालिए, और उसके बाद कार्यालय आदेश के का जो पूरा प्रारूप होता है उसमें संबोधन या अधोलेख का इस्तेमाल नहीं होता है, तो उसको आप नहीं डालेंगे। और उसके बाद जो क्रमांक डालना है वो 2 से स्टार्ट करेंगे, 1 से नहीं करेंगे, ये सब आपने देखा ही है। पदनाम लिखते हैं, ये दाहिनी ओर लिखा जाता है, भेजने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर, नाम और पदनाम, और बाईं ओर जिन्हें आप प्रतिलिपि वगैरह भेज रहे हैं उसका उल्लेख करेंगे। तो ये पूरा प्रारूप था और उसी के बारे में ये डिटेल जानकारी थी। थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो गया है, 3 नंबर इधर और 4 नंबर उधर पहुंच गया है, ठीक है। अब यहाँ जरा नमूना देखिए, ये छुट्टी की मंजूरी से संबंधित नमूना है। नमूना किस विषय पर दिया गया है वो ऊपर बता दिया गया है। ये आपको नहीं लिखना है कि छुट्टी की मंजूरी दे रहा है, आपको ये वाला काम नहीं करना है, यहाँ से शुरू करना है। देखिए यहाँ पर फाइल नंबर पड़ा हुआ है, इतनी बड़ी फाइल संख्या है, तो आप इतना बड़ा डालिए, ये आवश्यक नहीं है, इतना रटने में समय लगेगा। आप एक छोटी संख्या डाल सकते हैं, काल्पनिक ही डालना है आपको, या कहीं से कॉपी करना है। तो संख्या यहाँ इतनी लंबी चौड़ी है, नीचे भारत सरकार गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग, यानी सरकार, मंत्रालय और विभाग, और नीचे केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो ऐसे लिखा हुआ है। तो इसी क्रम में आप अपना जो जिक्र है उसको कर सकते हैं। यहाँ पर जो पता है और दिनांक है वो दिया हुआ है, तो केंद्रीय सदन, और बी विंग जो उसकी है वो है, 6वां तल है, CBD बेलापुर, नवी मुंबई, और उसके बाद नीचे पिन कोड आप देख रहे हैं और उसके नीचे दिनांक देख रहे हैं। तो कार्यालय आदेश जारी करने की जो तारीख होती है वो दिनांक के रिक्त स्थान में डाली जाती है। इसके बाद यहाँ सीधा संबोधन वगैरह कुछ नहीं, न विषय न कुछ, यहाँ सीधा सीधा कार्यालय आदेश आपको डालना है और यहाँ पर लिखना है। तो लिखा आपने क्या है, यहाँ जो मुख्य इसका मुद्दा है उसे आप देख रहे हैं, श्रीमती नीला मोहपात्रा, ये एक महिला अधिकारी है, ये प्रशिक्षण अधिकारी है, प्रशिक्षण अनुभाग मुंबई। इनको दिनांक 5/6/2020 यानी 5 जून 2020 से 9 जून 2020 तक 5 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, मतलब इनके हेतु। और इन्हें छुट्टी से पहले और छुट्टी के बाद पढ़ने वाले, अगर शनिवार और रविवार पढ़ रहा है, संयोगवश पढ़ रहा है, तो उसमें जोड़ने की अनुमति इन्हें नहीं दी जाती। मतलब ऐसा नहीं कि पता लगा छुट्टी जो है वो 5 दिन की है और आगे पीछे अगर शनिवार रविवार पढ़ जा रहा है तो ऐसे में आप उसको भी जोड़कर इकट्ठा छुट्टी मार लीजिए, ऐसा नहीं। और उसके बाद यहाँ देखिए, अब नंबरिंग जो की गई है वो 2 से स्टार्ट किया गया है। हम चाहते तो यहीं से पहला नंबर डाल देते, लेकिन ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर सीधा जो 2 है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यह प्रमाणित किया जाता है कि छुट्टी की समाप्ति पर श्रीमती मोहपात्रा या श्रीमती नीला मोहपात्रा के उसी स्थान पर लौट आने की संभावना है जहाँ से उन्होंने अवकाश ग्रहण किया था, यानी जहाँ वो कार्यरत थी और जहाँ से उन्होंने छुट्टी अपनी ली है वहीं पर वो लौटेंगी, ऐसी पूरी संभावना है। ये एक सूचना के तौर तरीके से जारी किया गया है। और उसके बाद यहाँ हस्ताक्षर भेजने वाले का और क ख ग यानी नाम का उल्लेख करना है, और प्रशासनिक अधिकारी ये है।
अब प्रतिलिपि किसको किसको भेजी जाएगी? प्रतिलिपि यहाँ लिखी जाती है बाईं ओर। तो एक तो श्रीमती नीला मोहपात्रा को भेजी जाएगी जिनसे ये संबंधित पत्र है, दूसरा संबंधित अनुभाग को भेजी जाएगी, और एक कार्यालय आदेश का जो रजिस्टर होता है उसमें पंजीकृत तरीके से रखी जाएगी, यानी नत्थी करके रखी जाएगी ताकि एक प्रमाण रहे। ये चीज़ें हमने देखी। इसके बाद कार्यालय आदेश के बाद यहाँ एक आदेश नाम से भी पत्र लिखा जाता है। दोनों में अंतर है। यहाँ कार्यालय आदेश और आदेश अलग अलग चीज़ है, इसे कभी भी एक मत समझिएगा। यहाँ कहा गया है प्रयोजन इसका क्या है, तो आदेश का इस्तेमाल आमतौर पर कार्यालयों में वित्तीय मंजूरियों एवं अनुशासनिक मामलों में होता है। इसके माध्यम से संबंधित कर्मचारियों को सरकारी आदेशों की सूचना दी जाती है। ये इसका उद्देश्य होता है। किसके लिए? तो किसके लिए आप देख ही रहे हैं, वही चीज़ है। मंत्रालय कार्यालय अपने अधीनस्थ विभागों और कर्मचारियों अथवा अधिकारियों दोनों को सूचना देने के लिए इसको जारी करता है, और नए पदों के सृजन से संबंधित सूचना इसमें हो सकती है। इसके अलावा विशिष्ट प्रकार की जो वित्तीय मंजूरी है उसकी सूचना हो सकती है। अनुशासनिक मामलों में संबंधित कर्मचारी को जो सरकारी आदेश की सूचना देने वाला काम है वो किया जा सकता है, और शक्तियों के प्रत्यायोजन की सूचना जो है वो दी जा सकती है। भाषा कैसी है, तो भाषा की जो मतलब आदेश की जो भाषा है वो आदेशात्मक होनी चाहिए। नाम ही है आदेश, तो आदेश है तो यहाँ पे ऑर्डर वाली जो लैंग्वेज है वही यूज़ की जाएगी। जैसे कि आदेश दिया जाता है या सूचित किया जाता है, मतलब लहजा जो है वो आदेश वाला ही होना चाहिए। और इसमें अन्य पुरुष शैली का प्रयोग होता है, ये इसका तरीका होता है, इसी तरीके से लिखा जाता है। आदेश के भी प्रकार होते हैं। एक तो इसमें दो कंडीशन होती है, वही दिया हुआ है कि परिस्थिति के आधार पे जो आदेश होता है वो दो प्रकार का होता है। पहली स्थिति ये होती है कि संबंधित कर्मियों या विभाग को प्रतिलिपि भेजने के लिए निम्नलिखित को प्रति सूचनार्थ इस प्रकार का शब्द लिखा जाता है। आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा तरीका है उसमें पृष्ठांकन के रूप में पहले सेवा में लिखकर और उसके बाद संबंधित कर्मी का नाम, पदनाम, अनुभाग का उल्लेख किया जाता है, और उसके बाद जिन संबंधित अधिकारियों, विभागों, अनुभागों को प्रतिलिपि सूचनार्थ भेजी जाती है उनका उल्लेख किया जाता है। आदेश की एक प्रति जो है वो निजी फाइल में रखी जाती है, और आदेश में भी कार्यालय आदेश की तरह ही विषय, संबोधन एवं अधोलेख नहीं लिखे जाते हैं। तो कुल मिलाकर कार्यालय आदेश और ये जो आदेश है इसमें लहजे का थोड़ा सा अंतर है। अच्छा, आप देखिए यहाँ पर प्रारूप या कलेवर जो भी लिखा हुआ है इसे देख लीजिए। प्रारूप का मतलब है पूरा ढांचा, और कलेवर का मतलब ये जो मुख्य हिस्सा होता है इसको कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या, आदेश की जो संख्या है उसको आपको डालना है, और ये भी प्रायः फाइल नंबर हो सकता है। सरकार और मंत्रालय यहाँ डाल लीजिए, यहाँ पर स्थान और दिनांक डाल लीजिए, और यहाँ पर जैसे ऊपर आपने कार्यालय ज्ञापन और कार्यालय आदेश का नाम लिखा था वैसे ही यहाँ आदेश लिख लीजिए बीच में मोटे अक्षरों में, और उसके बाद बीच में अपनी जो बात है उसको आपको लिखनी है। मुख्य जो इसका कलेवर है उसको ढालना है। उसके बाद नीचे जो भेजने वाला व्यक्ति है यानी अधिकारी है उसका हस्ताक्षर, उसका नाम, पदनाम, ये सब लिखना है, और जिन्हें भेजा जा रहा है उनको सेवा में करके यहाँ नीचे लिख देना है, और उसके बाद इसकी प्रतिलिपि कहाँ कहाँ लगाई जा रही है, किनको प्रेषित की जा रही है उसका जिक्र कर देना है। ये पूरा ढांचा है, सरल सा ढांचा है, मतलब कुछ खास अंतर नहीं है। इसके बाद प्रारूप के कुछ मुख्य बिंदु क्या हो सकते हैं, तो आदेश का प्रारूप सीधा और सरल होता है, और सबसे ऊपर बीच में फाइल संख्या देकर भारत सरकार और फिर नीचे मंत्रालय, विभाग आदि का नाम लिखा जाता है, और नीचे दाईं ओर कार्यालय का पूरा पता, जिस कार्यालय का ये पत्र है उसका पूरा पता और तारीख लिखी जाती है। तारीख कौन सी, जब आदेश जारी किया जा रहा है वो तारीख लिखी जाती है। इसके बाद शीर्ष के रूप में बीच में आदेश लिखा जाता है। यहाँ शीर्ष का मतलब क्या, एकदम ऊपरी भाग, ये वाला जो हिस्सा है इसको छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा शीर्ष में क्या बचता है, ये बचता है, तो ये सबसे ऊपर बीच में लिखा जाता है। मतलब इनको लिखने के बाद यहाँ नीचे अर्थात कलेवर के ऊपर आदेश लिखा जाता है ताकि पता लग सके कि ये पत्र है कैसा। इसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ कहा गया कि आदेश के अंदर या जो आदेश का प्रारूप होता है उसमें विषय या संदर्भ नहीं लिखा जाता है, संबोधन और अधोलेख भी नहीं होता है। अगर आप नंबर डालकर लिख रहे हैं तो अनुच्छेद की नंबरिंग नहीं करेंगे, मतलब अनुच्छेद में पहली जो नंबरिंग होती है उसको नहीं करेंगे, यानी 1 से नंबर नहीं डालेंगे जैसा पीछे बताया गया। 2, 3, 4 ऐसे जो बाद वाले नंबर हैं उन्हीं को डालकर लिखना है। पहला वाला जो इसमें बिंदु होगा उसको पैराग्राफ के रूप में लिख दीजिएगा। ये आपने देखा, ये तो प्रारूप था जो कि आप ऊपर ऐसे रिक्त रूप में देख रहे थे। अभी नमूना देखते हैं। तो नमूने में कहा गया है, देखिए नमूना किस प्रकार का है, तो ये आदेशों की सूचना हेतु दिया गया नमूना है, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ से इसको देखिएगा, ये संख्या है, फाइल संख्या या आदेश संख्या, ये यहाँ लिखिएगा। ये काल्पनिक होती है या किसी पत्र से आप कॉपी भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ें हैं। भारत सरकार केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ये आप लिख दीजिए। सरकार, मंत्रालय या संबंधित जो चीज़ है, जो संस्था है उसका नाम यहाँ लिखना होता है। इसके बाद यहाँ पता आपको डालना था, तो CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली, और यहाँ पर पिन कोड आपको डालना ही है। दिनांक डाल दीजिए, यानी आदेश जारी करने का जो दिनांक होता है उसको डाल दीजिए। इसके बाद आदेश यहाँ हेडिंग डालकर आपको लिखना होता है। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जो मुख्य कलेवर है इससे थोड़ा ऊपर ही आदेश डालिएगा, यानी ये लिखा आपने और ये जो मुख्य कलेवर है इसको लिखा, तो बीच में जो एक लाइन का आप मार्जिन छोड़ रहे हैं उसी में आप आदेश लिखेंगे, एकदम बीच में। थोड़ा बड़े अक्षरों में लिखिएगा, बहुत बड़े नहीं, लेकिन एक थोड़ा बड़े आकार का होना चाहिए ताकि आसानी से दिख जाए। इसके बाद यहाँ मुख्य जो कलेवर है उसमें कैसे लिखा गया है, तो राजस्व अनुभाग के लेखाकार श्री पद्मनाभ नायर, इनको चेतावनी दी गई है। यहाँ आदेशात्मक शैली होती है तो इसमें चेतावनी दी गई है, जैसे शब्द भी इस्तेमाल किए जाते हैं कि वे अपने कार्य एवं आचरण में सुधार करें और भविष्य में शिकायत का अवसर प्राप्त न हो या वे न दें। इससे पूर्व भी चेतावनी जारी की जा चुकी है, फिर भी आचरण एवं काम संबंधी अनियमितता की शिकायतें लगातार मिल रही हैं।
यह उनके और कार्यालय के दोनों के हित में है कि वे कार्यालय के अनुशासन का पालन करते हुए कार्य पद्धति में सुधार लाएं। अब यहाँ पर दूसरा अनुच्छेद डाला गया है, पहला अनुच्छेद इसमें नहीं डाला गया है, पहले अनुच्छेद को ऐसे ही पैराग्राफ के रूप में लिख दिया गया है। दूसरे से यहाँ शुरू करेंगे। तो यदि श्री पद्मनाभ नायर ने इसके बाद भी कार्य पद्धति या आचरण में सुधार नहीं किया तो उनके विरुद्ध सख्त अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी और इसे अंतिम चेतावनी समझा जाए, यानी इसके बाद वार्निंग नहीं दी जाएगी, एक्शन लिया जाएगा, ये इसका मतलब है। तो इसको आप धमकी पत्र भी कह सकते हैं, लेकिन ये धमकी पत्र प्रशासनिक भाषा शैली में नहीं कहा जा सकता, तो इसलिए ये आदेश है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पद्मनाभ नायर जो है, इनके कामकाज और इनका जो चाल चलन है वो बढ़िया नहीं है, तो इनको चेतावनी दी जा रही है और उसी को संदर्भ बना के ये आदेश लिखा गया है। अब यहाँ कौन महोदय इसको जारी कर रहे हैं, तो हस्ताक्षर एक व्यक्ति का रहेगा और उसी का नाम नीचे रहेगा क ख ग, और ये है उप महानिरीक्षक, इनकी हैसियत है उप महानिरीक्षक की। तो पद नाम आपको लिखना है और किन्हें भेजा जा रहा है, तो अभी जिस व्यक्ति का नाम ऊपर आपने देखा वही है। सेवा में श्री पद्मनाभ नायर, लेखाकार है ये, इनका जो पद है वो क्या है, लेखाकार का है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, लोधी रोड, नई दिल्ली, और यहाँ पर पिन कोड आप देख रहे हैं। और हाँ, प्रतिलिपि किसको भेजी जा रही है, ये तो जिस व्यक्ति को भेजा गया वो नाम उल्लेख किया हुआ है। इसके बाद प्रतिलिपि सूचनार्थ भेजी जा रही है लेखा अधिकारी, लेखानुभाग, इसके अलावा सहायक उप महानिरीक्षक प्रशासन को, और एक निजी फाइल है, मतलब ये पीछे आपने देखा कि फाइल में इसको सुरक्षित रखा भी जाता है, यानी इसकी एक प्रति रखी जाती है, तो वो निजी फाइल जो है यहाँ पे एक प्रतिलिपि इसकी भेजी जा रही है। इस प्रकार से इसका पूरा ढांचा बनेगा और ऐसे ही इस नमूने को तैयार करेंगे। तो उदाहरण लिखने के लिए अगर आएगा कि आदेश का उदाहरण प्रस्तुत करिए अपने मन से, तो आप इसे लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, या अगर वहाँ कुछ हिंट दिया है तो उसके हिसाब से करना होगा, लेकिन ढांचा यही रहेगा। इसके बाद अंतर्विभागीय टिप्पणी, देखिए अंतर्विभागीय टिप्पणी जो है, और एक बात और देखिए, आदेश यहाँ लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि प्रश्न में आपको आदेश लिखने के लिए ना आए, कहा जाए कि कार्यालय आदेश का नमूना तैयार करिए, लेकिन उसमें जो भाषा शैली है उसका लहजा आपको आदेशात्मक लगे, तो ऐसी कंडीशन में आप नीचे नोट डालकर लिख सकते हैं कि इसमें जो भाषा शैली है या इस जो प्रश्न का प्रकार है वो आदेशात्मक रूप का है, तो ऐसे में इसको आदेश के सांचे में ढालना ज़्यादा अच्छा रहेगा या अनुकूल रहेगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, या सीधा सीधा आदेश लिखने के लिए भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, प्रश्न कैसा बनेगा ये कोई नहीं जानता, तो हर परिस्थिति के लिए तैयार रहिए। इसके बाद देखिए, यहाँ पर आदेश के बाद अगला जो है वो अंतर्विभागीय टिप्पणी है। प्रयोजन इसका क्या होता है, तो अंतर्विभागीय टिप्पणी पत्राचार का एक माध्यम होता है और इसका प्रयोग दो मंत्रालयों या संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालयों के मध्य किया जाता है जब सरकार के वर्तमान नियमों, अनुदेशों आदि के बारे में कोई स्पष्टीकरण या कोई कागज पत्र प्राप्त करने होते हैं, कागज पत्र जिन्हें आप कहते हैं, तो वो कागज पत्र प्राप्त करने होते हैं, अथवा विशेषज्ञों या जो सक्षम अधिकारी होते हैं उनसे किसी विषय पर सुझाव, सहमति, सम्मति, स्पष्टीकरण, व्याख्या आदि प्राप्त करने होते हैं, तब अंतर्विभागीय जो टिप्पणी होती है उसका इस्तेमाल करते हैं। प्रकार क्या होता है, तो ये दो प्रकार से भेजी जाती है, एक तो मिसिल पर ही टिप्पणी लिखकर किसी विभाग या मंत्रालय को भेज दी जाती है, या नोट शीट पर अलग से भी लिखी जाती है, यानी एक पूरी टिप्पणी होती है, एक आंशिक टिप्पणी होती है, तो दोनों के बारे में कहा जा रहा है। अब यहाँ देख लीजिए, किसी विषय पर सहमति या सलाह या स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो उस परिस्थिति में जांच आवश्यक होती है, मतलब मामले की जांच आवश्यक होती है, तब जो टिप्पणी होती है वो मिसिल पर नहीं लिखी जाती है बल्कि अलग से पूर्ण रूप में लिखी जाती है, यानी उसको अलग से आपको एक फ्रेश कागज पे लिखना होगा, ये आपने देखा। इसके बाद यहाँ भाषा कैसी होगी, तो भाषा जो है अंतर्विभागीय टिप्पणी की कार्यालयी विशेषताओं के साथ युक्त होती है और अन्य पुरुष शैली में इसको लिखा जाता है। इसकी जो शैली है वो अन्य पुरुष वाली होती है और कार्यालय की जो भाषा होती है वैसी लिखी जाएगी, औपचारिक, आदेशात्मक या आज्ञात्मक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मतलब औपचारिक शैली होती है लेकिन भाषा का जो लहजा है वो आदेश वाला नहीं होना चाहिए। और आपसे अनुरोध है, निवेदन है, स्पष्ट करें, कृपा करें, जैसे जो वाक्य खंड हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, विनम्रता सूचक। अब यहाँ प्रारूप एवं कलेवर आप देख रहे हैं, तो यहाँ ऊपर सबसे जो बाईं तरफ का हिस्सा है, यहाँ मंत्रालय और विभाग का नाम होता है, यहाँ बाईं तरफ डाला जाता है। इसके बाद यहाँ विषय आपको लिखना होता है, ठीक है। इसके बाद बीच का जो हिस्सा होता है वो कलेवर का होता है और नीचे यहाँ पर हस्ताक्षर, यानी जो भेज रहा है उसका हस्ताक्षर, नाम और पदनाम होता है। इसके बाद मंत्रालय का नाम यहाँ नीचे देखिए, अब बाईं ओर, यहाँ जो काम है ये बाईं ओर हो रहा है, तो बाईं तरफ मंत्रालय का नाम, जिसे कि अंतर्विभागीय टिप्पणी भेजनी है, उस मंत्रालय का नाम आप यहाँ लिखेंगे और भेजने वाले मंत्रालय का नाम, अंतर्विभागीय टिप्पणी और दिनांक, ये सब यहाँ पर दिखाई देता है। इस प्रकार से ये लिखा जाता है। और जो प्रारूप आप बनाते हैं उसमें प्रायः यहाँ पे बीच में एक लाइन होती है, ऐसे एक लाइन खींची जाती है जो कि दोनों को अलग अलग करती है, मतलब भेजने वाले मंत्रालय का नाम और जिसे भेजी जा रही है, दोनों को यहाँ अलग अलग करने के लिए बीच में एक रेखा खींच दी जाती है जो कि यहाँ बनी नहीं है, होनी चाहिए। इस प्रकार से ये टिप्पणी का पूरा स्वरूप होता है, मतलब ये प्रारूप है। अब इस ढांचे में हमें भरकर देखना है कि टिप्पणी होती कैसी। यहाँ प्रारूप के कुछ मुख्य बिंदु दिए हुए हैं, उन्हें देखते चलते हैं। तो इसमें कहा गया है कि इसमें सबसे ऊपर संख्या आदि नहीं लिखी जाती, जैसे कॉमन पत्र में आपने देखा कि ऊपर पत्रांक डालते हैं, उसके बाद फिर सरकार, विभाग, मंत्रालय ये सब डालते हैं, तो इसमें ये सबसे ऊपर संख्या आदि लिखकर नहीं शुरू करते हैं और मंत्रालय या विभाग का नाम सबसे ऊपर बाईं ओर लिखकर तब विषय लिखना शुरू करते हैं। मतलब यहाँ पे बाईं ओर से विषय लिखकर शुरू करते हैं इस प्रकार से। लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, कहने का मतलब यह है कि जैसे टिप्पणी आप लिख रहे हैं तो इसमें जो मंत्रालय या विभाग का नाम है उसको सबसे ऊपर लिखा जाता है, ऐसे, ठीक है।
और उसके बाद बाईं ओर से विषय लिखकर इसे शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये जो प्रारूप है इसमें हल्की सी मिस्टेक है। ये वाला जो चीज़ है ये बीच में भी आप लिख सकते हैं, बाईं ओर लिखेंगे तो भी कोई समस्या नहीं होगी। ऐसा नहीं कि उसमें आपके नंबर कट जाएंगे। लेकिन अच्छा तरीका ये है कि मंत्रालय या विभाग का नाम ऐसे आप फैला कर लिख दीजिए बीच में, अच्छा लगेगा और व्यवस्थित भी लगेगा, वो ज़्यादा सही है। तो यहाँ पत्रांक से न स्टार्ट करके जो मंत्रालय या विभाग का पता या नाम है उसको ऊपर डाल दीजिए और उसके बाद तब विषय लिख दीजिए। बाईं ओर से विषय डालकर ऐसे लिखते जाइए, दाहिनी तरफ तक बढ़ते जाइए और उसके बाद तब कलेवर लिख दीजिए। इस तरीके से कर सकते हैं। और नहीं तो जो प्रारूप में बना ढांचा है उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। मंत्रालय विभाग आप कोने में भी डाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्रारूप का जो नमूना है वो कैसा बन सकता है। यहाँ एक चीज़ और कही गई है कि इसमें संबोधन और अधोलेख नहीं होते हैं। अंतर्विभागीय टिप्पणी की समाप्ति पर दाहिनी तरफ हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का नाम लिखा जाता है और जिस मंत्रालय को टिप्पणी भेजनी है उसका नाम और हस्ताक्षर जो है वो नीचे बाईं ओर लिखा जाता है। उसके बाद एक लंबी लकीर खींचकर टिप्पणी भेजने वाले मंत्रालय का नाम और अंतर्विभागीय टिप्पणी की संख्या और दिनांक लिखा जाता है। ये तरीका है। अब देखिए यहाँ पर कहा गया ये नमूना है, तो नमूने में यहाँ मंत्रालय और विभाग जो है उसका पता लिखा हुआ है। तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, वित्तीय अनुदान एवं सहायता कार्यालय, ये विभाग या जो क्षेत्र है उसका नाम है। उसके बाद विषय जो है, विषय में आप क्या लिखेंगे, तो वर्ग घ के कर्मचारियों के बच्चों को कक्षा 10 तक निःशुल्क शिक्षण दिए जाने की व्यवस्था के संदर्भ में ये आपका विषय हो गया। अब यहाँ पर गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या, अब संख्या आप चाहें तो डाल सकते हैं, रिक्त भी छोड़ सकते हैं। हालांकि रिक्त छोड़ना ठीक नहीं है, कोई ज्ञापन संख्या आप डाल दीजिए, दिनांक डाल दीजिए और उसके द्वारा वर्ग घ के कर्मचारियों के बच्चों का कक्षा 10 तक का जो शिक्षण शुल्क है वो सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा, ऐसा कहा गया। लेकिन कार्यालय में कार्य की अधिकता के कारण कुछ महीनों के लिए तदर्थ रूप में इस कार्यालय ने कुछ कर्मचारियों को नियुक्त किया था। अब देखिए यहाँ समस्या किस बात की है। ये आदेश तो पहले ही जारी हो चुका है कि कक्षा 10 तक के जो बच्चे हैं वर्ग घ के कर्मचारियों के, उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो इसमें बहस का विषय क्या है? बहस का विषय ये है या टिप्पणी इसी उद्देश्य से लिखी जा रही है कि कुछ जो कर्मचारी हैं वो परमानेंट नहीं है, उन्हें ऐसे ही रिक्त स्थान भरने के लिए रखा गया है जो कि घ समूह से संबंध रखते हैं। तो उनके बच्चों का क्या किया जाए, उस पर आपके क्या विचार हैं? इसी को संबंध बना के यहाँ टिप्पणी लिखी गई। तो प्रश्न यह है कि क्या इस योजना में उन कर्मचारियों पर को भी शामिल किया जाएगा या वह कर्मचारी भी इस पर लागू होते हैं जो तदर्थ रूप से कुछ महीनों हेतु भर्ती किए गए, मतलब संविदा टाइप के। और गृह मंत्रालय से अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रश्न के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट करने की कृपा करें। मतलब क्या करना चाहिए, जरा सा होम मिनिस्ट्री जो है वो क्लियर कर देगी तो अच्छा रहेगा। ये मुद्दा है। अब नीचे हस्ताक्षर, नाम और उसके बाद पदनाम, तो पदनाम किसका होगा? उप सचिव प्रशासन वाला क्षेत्र इसमें कहा जाएगा। अब यहाँ नीचे गृह मंत्रालय की जो टिप्पणी वाला क्षेत्र है उसको डाला गया है, तो बीच में एक लकीर खींच दी जाती है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, प्रशासन विभाग, इस प्रकार से बीच में एक लाइन होती है। ठीक है, यहाँ गृह मंत्रालय से पूछा जा रहा है और भेजने वाला जो मंत्रालय है वो कौन सा है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, प्रशासन विभाग उसका है और उसी की अंतर विभागीय टिप्पणी है। तो इस प्रकार से बीच में एक रेखा खींचकर ऊपर गृह मंत्रालय और नीचे इस विभाग का नाम आप लिख दीजिए, उसके बाद दिनांक डाल दीजिए, ये आपका टिप्पणी का हिस्सा हो जाएगा। इस प्रकार से लिखेंगे और इतना सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा इसमें जो खाने हैं उनको भरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक चीज़ है कि जो मुख्य विषय वस्तु होती है उसको सही ढंग से लिखना चाहिए। और ये वाला जो काम है इसको आप चाहें तो दाहिनी ओर भी बाईं ओर भी कर सकते हैं, लेकिन बीच में लिखेंगे तो देखने में भी अच्छा लगेगा और लिखा जा सकता है। यही तरीका ज़्यादा बेहतर है, इससे भी गलत नहीं होगा। ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, दाहिनी ओर मत लिखिएगा, बस यही बात। इसके बाद अधिसूचना को देखिए। अधिसूचना में क्या होता है, तो उद्देश्य या प्रयोग पहले देख लेते हैं। राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण, प्रतिनियुक्ति आदि की सूचना राजपत्र में जो गजट होता है उसमें अधिसूचना के रूप में प्रकाशित होती है। और सांविधिक नियमों तथा आदेशों की सूचना भी राजपत्र में अधिसूचना के रूप में प्रकाशित होती है। शक्तियों को सौंपे जाने की घोषणा भी अधिसूचना के रूप में राजपत्र में प्रकाशित होती है। और अधिसूचना का प्रारूप कैसा होना चाहिए, तो प्रारूप अभी आगे दिखाया जाएगा, उसके लिए आप यहाँ चिंता मत करिएगा, ये लिखा हुआ है, तरीका बताया गया है। तो इसमें कहा गया कि इसका प्रारूप अन्य मसौदों से कुछ अलग होता है। जो अन्य मसौदे आपने पीछे देखे हैं उनसे थोड़ा सा अलग होता है। सबसे ऊपर भारत के राजपत्र के भाग, मतलब किस गजट में ये प्रकाशनार्थ जा रहा है, मतलब प्रकाशन हेतु जा रहा है, उसका भाग और खंड ये आपको लिखना पड़ेगा। उसमें प्रकाशन हेतु इसे भेजा जा रहा है, ऐसा ऊपर लिखना होगा। कैसे लिखा जाएगा वो देखा जाएगा। इसके बाद तब फाइल संख्या लिखते हैं। और कुछ मंत्रालय और कार्यालय जो होते हैं वो हस्ताक्षर के ऊपर भी फाइल संख्या जो है उसको लिख देते हैं। मतलब फाइल संख्या ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी कुछ मंत्रालय ऐसा करने का काम करते हैं, तो ये भी किया जा सकता है। इसके बाद भारत सरकार, मंत्रालय, विभाग का नाम, कार्यालय का पता, नाम, स्थान, दिनांक, ये सब लिखा जाता है। कैसे लिखा जाएगा अभी देखेंगे। और फिर बीच में अधिसूचना लिखते हैं। जैसे आपने देखा ना ऊपर कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश, उसी प्रकार से बीच में अधिसूचना ऐसे लिखा जाता है। और किसी भी प्रकार का संबोधन या अधोलेख इसमें भी नहीं होता है। सूचित किया जा रहा है तो यहाँ संबोधन और अधोलेख की आवश्यकता नहीं है। और जिन अधिसूचनाओं में सांविधिक नियमों या आदेशों की घोषणा होती है उनके कलेवर के प्रारंभ में सामान्य सांविधिक आदेश संख्या, ये ध्यान दीजिएगा, सांविधिक नियमों या आदेशों की घोषणा जिन अधिसूचनाओं में होती है उनके कलेवर के प्रारंभ में, यानी जो मुख्य हिस्सा है उसके प्रारंभ में सामान्य सांविधिक आदेश संख्या या सांविधिक आदेश संख्या जो है उसको देना पड़ता है, वो देना चाहिए, अनिवार्य होता है।
इसके बाद यहाँ देख लीजिए, सामान्यतः सचिव या संयुक्त सचिव स्तर के जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है और अधिसूचना में हस्ताक्षर से पहले फाइल संख्या दी जाती है। ये इसका तरीका होता है। और इसके बाद बाईं तरफ सेवा में भारत सरकार मुद्रणालय, जहाँ से मुद्रण होता है उसका उल्लेख किया जाता है। मुद्रण किस चीज़ का? सरकारी गजट का, यानी जो भारत सरकार का राजपत्र प्रकाशित होता है उसका जहाँ से मुद्रण होता है उस मुद्रणालय का यहाँ पे एड्रेस दिया जाता है। और अंत में जिन जिन को प्रतिलिपियां पृष्ठांकित की जाती हैं उन सब का उल्लेख किया जाता है। अच्छा, पृष्ठांकन का तरीका क्या होता है? पृष्ठांकन भी अपने आप में एक मुद्दा हो सकता है, इस पर भी प्रश्न बन सकता है। तो पृष्ठांकन का तरीका यहाँ दिया हुआ है। यहाँ संख्या डाली जाती है, उसके बाद यहाँ स्थान डाला जाता है, दिनांक डाला जाता है और प्रतिलिपि किसको किसको आप भेज रहे हैं उसका जिक्र यहाँ पर आपको करना होता है। ये तो पूरा प्रारूप का एक ढांचा यहाँ रफ तरीके से बताया गया। अब देख लीजिए कि कैसा होता है। तो देखिए, ये प्रारूप तथा कलेवर आप देख रहे हैं। यहाँ पर भारत सरकार के राजपत्र का भाग और खंड, इसमें प्रकाशनार्थ ऐसे कोष्टक में आप लिखेंगे सबसे ऊपर। इसके बाद यहाँ संख्या डालेंगे, नीचे भारत सरकार, मंत्रालय जो भी है, विभाग जो भी है वो डालेंगे, एक क्रम से इसे डाला जाता है। यहाँ स्थान और दिनांक होता है और उसके बाद यहाँ लिखते हैं अधिसूचना और बिना किसी संबोधन आदि के यहीं से स्टार्ट कर देते हैं अपना मुख्य कलेवर। और नीचे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ हस्ताक्षर किया जाता है, मतलब जिसके द्वारा इसे जारी किया जा रहा है, क ख ग उस व्यक्ति का नाम और पद नाम यहाँ डाला जाता है। सेवा में अब यहाँ मुद्रणालय का जिक्र किया जाता है, जैसा कि पीछे आपने देखा। तो यहाँ कहा गया कि प्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय फरीदाबाद, और प्रतिलिपि जो है वो सूचनार्थ किसको भेजी जा रही है तो यहाँ उसकी नंबरिंग करके ब्यौरा दिया गया है, उसे आप देख रहे हैं। अब उसके बाद फिर से एक बार नीचे हस्ताक्षर किया जाता है और हस्ताक्षर किसका होगा तो ये जो अवर सचिव भारत सरकार के हैं वो कर रहे हैं। ऊपर आपने देखा ये निदेशक है और नीचे जो अवर सचिव स्तर के अधिकारी हैं भारत सरकार के, उनका हस्ताक्षर है। वो इस बात पर सहमति व्यक्त कर रहे हैं कि मतलब इतने लोगों को प्रेषित किया जा रहा है, इसकी ये सहमति जाहिर करते हुए अपना यहाँ पे हस्ताक्षर कर रहे हैं। और इसीलिए यहाँ पे य र ल लिखा हुआ है, नाम और पद जो है वो परिवर्तित हो गया है। अब देखिए, अधिसूचना का प्रारूप तैयार करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो सबसे जो पहली बात है वो तो ये है कि काट छाट नहीं होनी चाहिए, या एक बार लिखकर उसमें फिर से सुधार करना और हस्ताक्षर में संशोधन आदि करना ये वर्जित है। तो आपको हस्ताक्षर तो करना ही नहीं है परीक्षा में, उस स्थान को बस ह लिखकर जीरो लगा के आगे रिक्त छोड़ देना है। तो ऐसे में वहाँ पे काट पीट की बात ही नहीं है और हस्ताक्षर करिएगा भी मत। इसके अलावा कहीं भी काट पीट से बचिएगा और पूरा जो पत्र लेखन होता है उसमें काट पीट नहीं की जाती है, इसका बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा वर्तनी की अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए, ये भी एक बात है। हस्ताक्षर जो है वो सक्षम अधिकारी का होना चाहिए, हस्ताक्षर स्याही से होना चाहिए, तो वहाँ आप पेंसिल से तो लिखेंगे नहीं। ये सब निर्देश है सामान्य सा। इसके बाद अधिसूचना को प्रेस में भेजी जाने वाली, मतलब अधिसूचना की जो प्रेस में भेजी जाने वाली प्रति होती है उसको छोड़कर बाकी जो दूसरी प्रतियां होती हैं उन पर पृष्ठांकन होता है, लेकिन जो प्रेस में भेजी जाती है उस पर पृष्ठांकन नहीं होता है। लेकिन जिस अधिसूचना के द्वारा, यहाँ देख लीजिए अधिसूचना में भी जो थोड़ा विशिष्ट प्रकार की, तो जिस अधिसूचना के द्वारा सांविधिक नियमों आदेशों आदि की घोषणा की जाती है उसकी प्रतिलिपि नहीं भेजी जाती है, ये ध्यान दीजिएगा। सांविधिक नियमों या आदेशों की घोषणा जिस अधिसूचना में होती है उसकी प्रतिलिपि यहाँ पे प्रेषित नहीं करते हैं। अब आगे चलते हैं। यहाँ देख लीजिए, ये नमूना है और नमूना किससे संबंधित है तो शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित है। और ये भारत सरकार का गजट है, मतलब भारत का गजट है, राजपत्र है, और उसका ये असाधारण भाग है। खंड 3 में प्रकाशनार्थ इसे भेजा गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि असाधारण भाग क्या होता है। तो गजट का प्रकाशन एक नियमित अंतराल पर होता है या आवश्यकता अनुसार होता है, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि इस अधिसूचना को या इस अधिसूचना में जो जानकारियां हम देना चाहते हैं, जाहिर करना चाहते हैं, उसको तत्काल प्रेषित करना आवश्यक है। मतलब तत्काल उसको अगर प्रकाशित नहीं किया गया तो उसका महत्व समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे में विशेष रूप से उसी अधिसूचना के लिए एक गजट जारी किया जाता है और उसको कहा जाता है असाधारण भाग। तो यहाँ ये जो अधिसूचना है ये अपनी उपयोगिता रखती है और इसको तत्काल जारी करने की आवश्यकता थी, और इसी के चलते यहाँ असाधारण जो भाग है सरकारी गजट का उसको जारी किया गया है और इसीलिए यहाँ पर असाधारण लिखा हुआ है। ठीक है, भारत सरकार मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, इस प्रकार से आपने लिखा। यहाँ पे स्थान और दिनांक आपने डाला। अब ये जो अधिसूचना यहाँ लिख दिया गया है ये असल में यहाँ बीच में होना चाहिए, यहाँ पे डाला जाता है, यहाँ कभी मत लिखिएगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक। ठीक है, यहाँ अधिसूचना आपने लिखी। अब उसके बाद जो मेन कलेवर है उसको लिख डालिए। तो मेन कलेवर में यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं, ये इसी प्रकार से आप उलझा हुआ लिखिए, आवश्यक नहीं है। ये एक पत्र का नमूना है, आप सरल अधिसूचना का नमूना भी ले सकते हैं। ठीक है, तो सामान्य सेवा नियम 801E ये क्लॉज में लिखा हुआ है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 की जो संख्या 73 थी, इसकी धारा 31 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रत्यायोजन में केंद्र सरकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नियम 1997 में संशोधन हेतु निम्नलिखित जो नियम है उसको निर्धारित करती है। और नामतः यहाँ नीचे जो नियम है वो दिए गए, जो भी नियम कायदे हैं वो बाकायदा लिखे गए हैं। ये जो कार्यालय वाली भाषा होती है उसका इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप विषय वस्तु लिखेंगे और यहाँ पे नंबरिंग करना फायदेमंद इसलिए रहता है कि आप अपनी बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से कह सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए नीचे जो जारी करने वाला व्यक्ति है, और हाँ फाइल संख्या उससे पहले डाली जाती है। यहाँ प्रारूप में एक चीज़ छूट गई थी कि जो हस्ताक्षर किया जाता है ना, इससे पहले यहाँ फाइल संख्या देनी होती है, यहाँ पर डाली जाती है। ठीक है, तो यहाँ फाइल संख्या आपको डालनी होगी और वैसे ही यहाँ भी डालनी होगी। ये तो नमूना है तो यहाँ पड़ी भी है, जिससे कि आप यहाँ देख रहे हैं। देखिए फाइल संख्या जितनी भी हो वो डालेंगे,
इसका इतना लंबा आप क्रमांक डालें, आवश्यक नहीं है, कुछ भी आप अपने मन मर्जी से डाल सकते हैं। इसके बाद तब नीचे जो जारी करने वाला व्यक्ति होता है यानी अधिकारी होता है, उसके हस्ताक्षर होते हैं, नाम होता है, पदनाम होता है, और यहाँ पर जिन्हें प्रतिलिपियां भेजी जा रही हैं और जिसके उद्देश्य से लिखा जा रहा है उसको आप लिखेंगे। तो सेवा में प्रबंधक, भारत सरकार प्रेस, नई दिल्ली, और प्रतिलिपि जो है वो सूचना के लिए निम्नलिखित को भेजी गई। तो जिसको जिसको भेजी गई है उसका आप यहाँ पे जिक्र करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर देखिए च अवर सचिव भारत सरकार, ये जो है ये नीचे अपनी हस्ताक्षर करके सहमति व्यक्त करेंगे। तो ये वाला काम मतलब सूचना और प्रतिलिपि प्रेषित करने वाला काम जो है इस पर ये अपनी सहमति जाहिर करके हस्ताक्षर कर रहे हैं। इतना हमने देखा, ये पूरा अधिसूचना का एक ढांचा है। और यहाँ पे जो असाधारण भाग लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इसको तत्काल प्रेषित करना आवश्यक था और इसी वजह से एक विशेष गजट इसी के लिए जारी किया गया है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर भारत का राजपत्र, देखिए अभी आपने देखा ना कि सरकारी गजट में प्रकाशनार्थ, तो ये सरकारी गजट होता क्या है? मतलब भारत का जो राजपत्र होता है, आपने अखबारों में अक्सर देखा होगा, जिस दिन ये गजट प्रकाशित होता है उस दिन अखबार जो है वो अनावश्यक रूप से मोटा हो जाता है और लोग कोसते हैं फिर सरकार को कि ये बेकार में पन्ने यहाँ पे इकट्ठा कर दिए। लेकिन ये सरकारी कामकाज से जुड़े हुए होते हैं। प्रशासन को सही ढंग से चलाने के लिए या देश के कामकाज को सही ढंग से क्रियान्वित करने के लिए इनकी आवश्यकता होती है, तभी सरकार इन्हें अटैच करती है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि सरकारी गजट असल में होता क्या है, कहाँ से प्रकाशित होता है। तो भारत के राजपत्र 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के नहीं होते हैं, बल्कि इसके 5 भाग होते हैं। मतलब भारत का जो राजपत्र जारी होता है उसके 5 हिस्से होते हैं। तो जो दूसरा भाग होता है, मतलब इसका पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे क्रम होता है, तो जो उसका दूसरा भाग होता है वो भारत सरकार प्रेस, नई दिल्ली से प्रकाशित होता है। गजट से भी प्रश्न आ सकता है, ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ पत्र लिखने के लिए आएगा और उतने से काम बन जाएगा। अगर प्रश्न को ट्विस्ट ही करना चाहे आयोग तो बहुत तरीके से पूछ सकता है। पत्र से ही अनेकों प्रकार के प्रश्न निकल कर आ सकते हैं। गैर परंपरागत प्रश्नों को भी पूछा जा सकता है, क्योंकि एक धरने का पेपर बहुत लंबे समय से दिया जा रहा है, तो इसमें आयोग अपने हिसाब से कुछ परिवर्तन कर सकता है। सिलेबस वही रहेगा लेकिन प्रश्न बदल जाएंगे। तो देखिए यहाँ कहा गया कि जो दूसरा भाग होता है वो भारत सरकार प्रेस, नई दिल्ली से प्रकाशित होता है, और जो शेष भाग होते हैं, सिर्फ दूसरा वाला जो है वो दिल्ली से प्रकाशित होता है। शेष जो होते हैं वो भारत सरकार प्रेस, फरीदाबाद से प्रकाशित होते हैं। ये 5 जो भाग हैं उनका प्रकाशन का एरिया है। पहले, दूसरे और तीसरे भाग में 4-4 खंड होते हैं। जो सरकारी गजट होता है उसके पहले, दूसरे और तीसरे भाग में 4-4 खंड होते हैं। चौथे और 5वें भाग में क्रमशः गैर सरकारी व्यक्तियों एवं निकायों के विज्ञापन और जन्म एवं मृत्यु संबंधित आंकड़े जो है वो प्रकाशित किए जाते हैं। अब जरा सा जब अखबार में गजट प्रकाशित होगा तो उसको ध्यान से देखिएगा, इन चीज़ों को उस पर अप्लाई करके देखिएगा, ये सब लागू होंगी। इसके बाद यहाँ जो मैंने अभी कहा कि गजट का असाधारण अंक क्या होता है वही बताया गया है कि कभी कभी आवश्यकता होने पर राजपत्र का असाधारण अंक भी प्रकाशित किया जाता है। जैसे अभी ऊपर आपने नमूना देखा है। तो जब कोई सूचना इतनी तात्कालिक हो, यानी तुरंत उसको जारी करने की आवश्यकता हो कि अगले साधारण अंक में उसका प्रकाशन होना मतलब होने तक उसे रोकना संभव ना हो, तब तक उसका समय ही बीत जाएगा, उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में इसका प्रकाशन जो है वो असाधारण एक खंड निकालकर उसमें कर दिया जाता है। तो ये, और सामान्यतः जो ये गजट है ये सामान्यतः मासिक रूप से प्रकाशित होता है, यानी महीनेवार इसका प्रकाशन होता है। ये इसका अवधि है, तारीख है, इसके हिसाब से इसका प्रकाशन किया जाता है। कहाँ से होता है, कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से इसके खंड होते हैं, असाधारण गजट क्या होता है, साधारण क्या होता है, ये सब आपने देखा। इसके बाद देखिए परिपत्र को। तो परिपत्र के बारे में कहा गया है कि यदि किसी मंत्रालय या विभागीय कार्यालय को अपने अधीनस्थ कार्यालयों या कर्मचारियों से कोई सूचना मांगनी हो या उन्हें किसी सरकारी कार्यालय या अनुक्रम या अनुदेश आदि की सूचना देनी हो तो परिपत्र का इस्तेमाल किया जाता है। और यह प्रायः आंतरिक होता है, अर्थात इसका प्रयोग उसी मंत्रालय या विभाग या कार्यालय तक सीमित रहता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि उसी विभाग, मंत्रालय या कार्यालय तक सीमित रहता है। यहाँ तक ही वाक्य पूरा हुआ। इसके बाद देख लीजिए, एक मंत्रालय, विभाग या कार्यालय के परिपत्र में दी गई हिदायतों को मानने के लिए अन्य मंत्रालय या कार्यालय जो है वो बाध्य नहीं होंगे। यदि जारी परिपत्रों के अनुदेशों को दूसरे विभाग या कार्यालय को अपने कर्मचारियों पर लागू करना हो तो दूसरे विभाग या कार्यालय को अलग से परिपत्र जारी करना आवश्यक हो जाता है। ये तो सामान्य जानकारी। प्रयोजन क्या हो सकता है? तो प्रयोजन ये हो सकता है कि परिपत्र का प्रयोजन यहाँ दिया हुआ है कि सरकारी नियमों, अनुदेशों को आवश्यकता अनुसार कार्यालय के अधीनस्थ कर्मचारियों को सामान्य रूप से सूचित करना होता है, और इसके लिए पत्राचार, इसलिए इसे पत्राचार का रूप नहीं माना जाता। मतलब जो परिपत्र होता है इसे पत्राचार का रूप नहीं मानते, क्योंकि पत्र यानी जो परिपत्र है इससे किसी भी प्रकार के उत्तर की अपेक्षा अनिवार्यता नहीं की जा सकती। मतलब आप इसे जारी करके ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि आपको उत्तर मिल ही जाएगा। और यदि किसी व्यक्ति विशेष को कोई आदेश या अनुदेश देना हो या सूचना प्राप्त करनी हो तो परिपत्र का उपयोग न करके बल्कि आदेश का या जो अन्य विधियां हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। विशेषताएं क्या होती हैं? तो विशेषता ये होती है कि परिपत्र को पत्राचार का रूप नहीं माना जाता। होता है ये उसी का अंग, लेकिन मानते नहीं है। और परिपत्र से किसी भी प्रकार के उत्तर की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। परिपत्र में संदर्भ, संबोधन और अधोलेख नहीं लिखा जाता है। ये कुछ चीज़ें। अब आइए यहाँ प्रारूप या कलेवर देख लेते हैं। तो हस्ताक्षर सबसे, माफ कीजिएगा, जो संख्या है, परिपत्र संख्या है वो सबसे ऊपर। इसके बाद भारत सरकार या जो भी सरकार है, यहाँ भारत सरकार आपको बार बार दिख रहा है। इसके बाद विभाग, कार्यालय, ये सब आपने लिखा।
जैसे पीछे लिखते आए हैं। उसके बाद यहाँ स्थान दिनांक हो गया, यहाँ परिपत्र आप डालेंगे, यहाँ विषय डालेंगे और उसके बाद सीधा कलेवर लिखकर शुरू हो जाएंगे। कलेवर वाला यानी जो मुख्य हिस्सा है उसको लिखना शुरू कर देंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पर साइड में जो दाहिनी तरफ का हिस्सा है, यहाँ हस्ताक्षर और पदनाम जो भेज रहा है उसका, और सेवा में जिसको भेजा जा रहा है उसका यहाँ पे जिक्र कर दीजिएगा। यही तरीका होता है, बहुत सरल प्रारूप है। ऐसे बहुत सारे प्रारूप आपने पीछे देखे थे। इसके बाद नोट देख लेते हैं। ये तो आपने जो ढांचा है उसको देखा। नोट में कुछ चीज़ें कही गई हैं कि परिपत्र के मसौदे में सबसे ऊपर बीचों बीच संख्या लिखी जाती है, फिर मंत्रालय विभाग ये सब लिखा जाता है, दाहिनी ओर कार्यालय का पता दिनांक आदि लिखा जाता है। संबोधन और अधोलेख महोदय और भवदीय आदि जो है वो नहीं लिखे जाते हैं। विषय लिखा जाता है, विषय इसमें लिखना होता है। यहाँ पर देख लीजिए, विषय को लिखना अनिवार्य होता है। परिपत्र आप ऊपर डालेंगे, उसके बाद सबसे पहला काम यहाँ नीचे विषय लिखने का ही करेंगे और बहुत संक्षेप में लिखा जाता है। ये चीज़ें। इसके बाद अंत में दाहिनी ओर जारी करता जो अधिकारी होता है उसके हस्ताक्षर और पदनाम होते हैं। यहाँ देख लीजिए, जारी करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर और जो पदनाम है वो लिखा जाता है। इसके बाद ये कहा गया है कि बाईं ओर सेवा में लिखकर, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, बाईं ओर जो सेवा में शब्द लिखा है ना, ये देखिए, यहाँ पर सेवा में लिखकर जिन जिन अधिकारियों को भेजना है उनका उल्लेख किया जाता है। यहाँ क्रम डालकर उसी हिसाब से जिक्र किया गया है। यदि सूचना पूर्णतः सामान्य हो, मतलब एकदम साधारण हो, तो नीचे सभी संबोधित कर्मचारियों के लिए लिख दिया जाता है। मतलब सभी जितने संबोधित कर्मचारी हैं जिनका कि मुख्य भाग में उल्लेख किया गया है उन सभी को ये प्रेषित किया गया है। ऐसा आप लिखकर भी अपने कर्तव्य को पूरा कर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ हमने देखा। अब इसके बाद नमूना देख लीजिए। तो देखिए, यहाँ रिक्त पदों को भरने के संदर्भ में ये जो परिपत्र है ये आपको दिखाया जा रहा है। तो ऊपर वाली जो हेडिंग है उसको डालने की आवश्यकता नहीं है, आपका काम यहाँ से शुरू होता है। सबसे ऊपर आपको पत्रांक डालना है, उसके बाद सरकार, मंत्रालय, संस्थान वगैरह ये सब आपको बीच में डालना है। यहाँ पर पता डालना है, पता जो है पिन कोड के साथ बाकायदा लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर जो भेजने का या जारी करने का दिनांक है उसको डालेंगे। ये काम आप पहले भी करते आ रहे हैं, यहाँ भी करेंगे। इसके बाद तब लिखेंगे परिपत्र, बीच में परिपत्र शब्द लिखेंगे मोटे तौर पे या बड़े अक्षरों में, और उसके बाद विषय लिखेंगे। बाईं ओर से शुरू करेंगे और दाहिनी ओर तक एक पंक्ति में से लिख डालेंगे। संक्षिप्त में लिखा जाता है। इसमें आपको ये बताना होता है कि कलेवर में आप किन चीज़ों का जिक्र करने जा रहे हैं। उसके बाद उसी चीज़ को यहाँ पर बीच में लिखा जाएगा। मतलब यहाँ पे डिटेल में वही बात लिखते हैं जो विषय में संक्षेप में लिखी हुई होती है। तो यहाँ उपर्युक्त विषय पर सूचित किया जाता है कि केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान हिंदी शिक्षण योजना मध्योत्तर क्षेत्र में जो गैस्टेशनर ऑपरेटर है, ये एक पद होता है। यहाँ पे इसका वेतनमान दिया हुआ है कि 5 पदों को भर्ती हेतु या 5 पदों की भर्ती के नियमानुसार ऐसे दफ्तरियों के पदों से आमेलन द्वारा भरा जाना है जो नियमित आधार पर काम कर रहे हैं और जिनके पास गैस स्टेटनर मशीन तथा उसका पर्याप्त मात्रा में जो प्रचालन का प्रशिक्षण है वो विद्यमान है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे दफ्तरियों की आवश्यकता है जो कि इस मशीन को चलाना जानते हों और इसमें दक्ष हों, ये कहने का तात्पर्य है। और जो इच्छुक उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर संपर्क करें, ऐसा इसमें कहा गया है। तो ये पूरा डाटा है, इसको आप देख सकते हैं। इस आधार पे आप लिख भी सकते हैं। यहाँ जो जारी करने वाला अधिकारी है उसका हस्ताक्षर, उसका नाम और नीचे प्रशासनिक अधिकारी यानी उसका जो पद नाम है वो दिया हुआ है। सेवा में किसको? तो सेवा में सभी दफ्तरियों को जो इसमें प्रशिक्षण प्राप्त है या जानकारी रखते हैं वो संपर्क करें। तो यहाँ सभी दफ्तरियों को केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान हिंदी शिक्षण योजना मध्योत्तर क्षेत्र। और उसके बाद प्रतिलिपि अगर किसी को भेजनी हो तो प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। यहाँ पर जितने जने को भेजनी हो उतने जने को आप लिख सकते हैं। इतना ज़्यादा फॉर्मेलिटी करने की भी आवश्यकता नहीं है। आप एक आध लिखकर नीचे की जगह जो है वो खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पर जहाँ जहाँ ये टंकण और आशुलिपि वाला क्षेत्र है उसमें भेजी गई है, इसके अलावा भाषा वाले क्षेत्र में भेजी गई है। तो आप इतना ज़्यादा डिटेल में जाएं, इसकी आवश्यकता नहीं है। एक आध लिखकर नीचे का स्थान खाली छोड़ा जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से परिपत्र का ढांचा होता है। ये एक नमूना है और इसमें जो रिक्त पदों की भर्ती से संबंधित सूचनाएं हैं उसका उल्लेख किया गया है। इसके बाद आगे चलते हैं। तार यानी टेलीग्राम। इसमें कहा गया है कि तार, अब देखिए तार का प्रचलन आमतौर पे बंद हो गया है। संक्षिप्त सूचनाओं को जारी करने के लिए या पहुंचाने के लिए और जल्दी पहुंचाने के लिए तार का इस्तेमाल किया जाता था। अभी ये चलन से बाहर है, लेकिन आपके सिलेबस में है और आपको पढ़ना है। तो देखिए इसमें कहा गया है कि तार किसी आवश्यक प्रकरण के संबंध में भेजा जाता है। वर्तमान में सार्वजनिक तौर पर यह प्रचलन से बाहर है। ठीक है, और इसकी शब्दावली संक्षिप्त किंतु स्पष्ट होनी चाहिए, यानी संक्षेप में एक लाइन में आप अपनी बात कह दीजिए यही है तार, और वो जल्दी पहुंचेगा। पुष्टि के रूप में डाक द्वारा इसकी प्रति भी भेजी जाती है। और तार के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर निम्नलिखित है। तो भाषा संक्षिप्त और स्पष्ट होनी चाहिए, तभी समझ में आएगा। तार का जो फार्म होता है, प्रोफार्मा होता है, उस पर प्रथमतः यह संकेत दिया जाता है कि यह तार वरीयता की दृष्टि से कैसा है। ये भी उसमें चुनने का विकल्प होता है, यानी तत्कालिक है, आवश्यक है कि तुरंत है। ये इसकी वरीयता की श्रेणी है। और तार फार्म के नीचे एक लाइन अंकित रहती है जिसमें कि भेजने वाले का पूरा पता लिखना चाहिए। और तार के पुष्टिकरण में तार में भेजे गए जो संदेश होते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं, तार के पुष्टिकरण में तार में भेजे गए संदेश शब्दों का आना आवश्यक है और तार की प्रतिलिपि सुरक्षित रख लेनी चाहिए। तार आवश्यक एवं अनिवार्य स्थिति में ही भेजा जाना चाहिए। ये कुछ सामान्य जानकारी दी हुई है, इसे आप देख रहे हैं। मूल चीज़ है इसका प्रारूप और नमूना, उसको देखते हैं। तो देखिए ये प्रारूप और कलेवर है। यहाँ पर ये इसका जो प्रकार है ये राजकीय और साधारण द्रुतगामी प्रकृति का है। इसकी वरीयता आपने पीछे देखी ना, तो ये साधारण प्रकार का है। और बीच में आपको यहाँ पर तार लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पर सेवा में जिसको आप भेज रहे हैं उसके लिए यहाँ मुख्य जो कलेवर है उसको आपको लिखना है। इसके बाद विभाग या पदनाम यहाँ पे लिखना है
उसके बाद यहाँ तार द्वारा न भेजे जाने हेतु जो जानकारी है उसको आपको इसमें जिक्र करना है। ये तरीका होता है, थोड़ा उलझा हुआ आपको लग सकता है, लेकिन इसका जो ढांचा है उसको आप बनाकर बार बार अभ्यास कर लेंगे तो ये सरल हो जाएगा। ठीक है, तो विभाग या पदनाम यहाँ पे आपने भरा और उसके बाद यहाँ पे तार द्वारा न भेजे जाने हेतु जो सूचना है उसको आप लिखिए और उसके बाद नीचे यहाँ पे दिनांक और स्थान है, बाईं ओर ये लिखा जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर नीचे हस्ताक्षर और पदनाम जो है उसको लिख दीजिए। इस प्रकार से ये पूरा होता है। ये तार का ढांचा है। अब यहाँ देख लीजिए, ये कुछ सूचनाएं हैं। विभाग का नाम, पत्र संख्या, दिनांक और स्थान यहाँ नीचे लिखा जाता है। अभी प्रारूप खत्म नहीं हुआ है, ऐसा मत सोचिएगा कि यही ढांचा समाप्त हो गया है। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है। प्रारूप एवं कलेवर ये तो हेडिंग है, ये ऊपर रहेगी। ठीक है, यहाँ राजकीय आपको लिखना है, यहाँ साधारण और द्रुतगामी लिखना है, या जैसा तार है उसके हिसाब से लिखना है। ये आवश्यक नहीं कि आप यही लिखिए। इसके बाद सेवा में लिखना था, मुख्य कलेवर लिखना था, यहाँ विभाग और पदनाम लिखना था, तार द्वारा न भेजे जाने हेतु ये वाला मैटर लिखना था। इसके बाद नीचे दिनांक और स्थान, उसके बाद यहाँ हस्ताक्षर और पदनाम, इसके बाद यहाँ देखिए बीच में विभाग का नाम और पत्र संख्या और दिनांक और स्थान और प्रतिलिपि उक्त तार की पुष्टि हेतु, ये प्रतिलिपि वाला हिस्सा है, और आज्ञा से क ख ग और पदनाम। इस प्रकार से ये पूरा होता है। तो ये पूरा ढांचा है। ठीक है, ढांचा बनाने के लिए आ सकता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ नमूना, तो नमूने में थोड़ा सा इधर उधर जो हेर फेर वाला काम है वो भी कर दिया जाता है, लेकिन जो ढांचा है उसको आपको याद रखना है और उसी हिसाब से चलना है। फिलहाल अब देखिए इसमें राजकीय और साधारण आपने लिखा और बीच में तार लिखा। सेवा में मुख्य सचिव लखनऊ। ठीक है, अब यहाँ संक्षेप में लिखना होता है, आपको बहुत डिटेल में नहीं लिखना है। तो संख्या यहाँ इतनी है, मतलब 325 क्लॉज का 2018। श्री R.K. माथुर, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, आगरा के वेतन संबंधी जो वेतन निर्धारण संबंधी राजाज्ञा कृपया तुरंत भेजें, और वेतन स्लिप जो है इस कार्यालय द्वारा राजाज्ञा के अभाव में जारी करना संभव नहीं है। इस प्रकार से आपने लिखा, और तार द्वारा न भेजे जाने हेतु यहाँ पे वो मैटर रहेगा, और उसके बाद दिनांक 10 मार्च 2018, जो इलाहाबाद का क्षेत्र है वहाँ पे, प्रयागराज भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये डाटा है इसे आप लिख दीजिएगा। मतलब तार द्वारा न भेजे जाने हेतु उसके बाद दिनांक और जो पता है वो लिखा जाता है, स्थान। इसके बाद भेजने वाले का जो यहाँ जिक्र है उसको करना होता है। तो A.K. मित्तल और कृत्य सहायक महालेखाकार, कार्यालय महालेखाकार उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, ये हो गया। और यहाँ पर कार्यालय महालेखाकार उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, राजपत्रित जो ऑडिट अनुभाग 10 है उसका यहाँ एड्रेस दिया हुआ है। संख्या डालिए आप, उसके बाद दिनांक और स्थान डालिए, और प्रतिलिपि उक्त तार की पुष्टि में मुख्य सचिव लखनऊ को डाक के द्वारा प्रेषित। प्रतिलिपि किसको भेजी जा रही है ये आपको उल्लेख करना होगा, और डाक के द्वारा भेजी जा रही है तो डाक के द्वारा लिखना चाहिए। और उसके बाद नीचे एक बार फिर से आपको यहाँ पे अपना नामोल्लेख करना है। तो A.K. मित्तल, सहायक महालेखाकार। इस प्रकार से ये काम यही समाप्त होता है। ये हमने देखा। तो ये तार का ढांचा और नमूना आप देख रहे थे, ये इसी तरीके से लिखा जाता है। इसके बाद अगला जो है वो इंडोर्समेंट है, यानी पृष्ठांकन है। हालांकि पृष्ठांकन आप हर पत्र में देखते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उसे अलग से दर्शाया गया है। तो पत्रों की प्राप्तियां सूचनार्थ या संक्षिप्त निर्देश के साथ अन्य संबंधित अधिकारियों को भेजी जाती हैं, और इसी को पृष्ठांकन कहा जाता है। मतलब यहाँ पे संख्या होती है, यहाँ दिनांक होता है, और उसके बाद प्रतिलिपि आप जिसको जिसको भेज रहे हैं उसका उल्लेख करते हैं, और नीचे उसकी आज्ञा देने वाले व्यक्ति का नाम और उसका पदनाम, मतलब हस्ताक्षर और पदनाम होता है। यही आपका नीचे का पृष्ठांकन होता है। ये पत्र का नीचे का हिस्सा होता है। किसी भी सरकारी या गैर सरकारी में ये नीचे का भाग होता है, और उसी को यहाँ पृष्ठांकन के तौर पे अलग करके आपको दर्शा दिया गया है। ये चीज़ है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए संकल्प है। संकल्प का मतलब रिजोल्यूशन। तो संकल्प का प्रयोग सरकारी निर्णयों, जांच समिति तथा जांच आयोगों की गठन, उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियां, विचारणीय विषयों और उनके द्वारा लिए गए निर्णयों की सार्वजनिक घोषणा हेतु किया जाता है। संकल्प का प्रयोग सरकारी निर्णयों, जांच समितियों तथा जांच आयोगों के गठन, उनके अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्तियां, विचारणीय विषयों पर और उनके द्वारा किए गए निर्णयों की सार्वजनिक घोषणा हेतु किया जाता है। अधिसूचना की जगह संकल्प का प्रकाशन भी अधिसूचना की तरह, यहाँ पे अधिसूचना के समान ही संकल्प का प्रकाशन भी भारत सरकार के राजपत्र में किया जाता है। अधिसूचना के जैसे ही संकल्प भी यहाँ राजपत्र में प्रकाशित होता है, इसको याद रखिएगा। और अधिसूचना और संकल्प का प्रारूप एक जैसा होता है, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो दोनों मिलते जुलते होते हैं, लेकिन ये होता है संकल्प और वो होती है अधिसूचना। यहाँ नमूना देख लीजिए। यहाँ ढांचा बनाने की आवश्यकता इसलिए नहीं थी क्योंकि ढांचा बिल्कुल अधिसूचना वाला होता है। ठीक है, यहाँ नमूना देखिए। तो नमूना लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ से शुरू करिएगा। भारत सरकार का जो राजपत्र है उसके भाग 1 खंड 1 में प्रकाशनार्थ यहाँ भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय, इसके बाद जो विकास आयुक्त हस्तशिल्प का कार्यालय है उसका पता आप डाल रहे हैं। जो भी यहाँ प्रश्न के हिसाब से आप अपना करिएगा, प्रश्न में जैसा कहा है। उसके बाद यहाँ पता डालना है आपको, दिनांक डालना है। तो वेस्ट ब्लॉक 7 RK पुरम नई दिल्ली, पिन कोड और उसके बाद दिनांक। इसके बाद चूंकि आप संकल्प लिख रहे हैं तो संकल्प यहाँ पे डालेंगे। अधिसूचना कहा जाएगा तो अधिसूचना डालेंगे, और उसके बाद अपनी बात को लिखेंगे। यानी यहाँ पे संख्या लिखी हुई है कि इसके संकल्प और उसके बाद दिनांक द्वारा गठित अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया गया है। ये संकल्प है। और अब भारत सरकार इस बोर्ड को 2 वर्ष की अवधि हेतु फिर से पुनर्गठित करने का निर्णय देती है, और इस बोर्ड की अवधि इस संकल्प के भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, यानी जब ये राजपत्र में प्रकाशित हो रहा है उस तारीख से 2 साल की होगी। और इसके अध्यक्ष एक व्यक्ति होंगे, उस व्यक्ति का नाम यहाँ पे जिक्र किया गया है।
और सदस्य कौन कौन होंगे, तो सदस्य का यहाँ पे आप चाहें तो क्रमांक डाल के छोड़ सकते हैं या कुछ अपने तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि सचिव वस्त्र मंत्रालय, और कुछ स्थान रिक्त भी छोड़ सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं, ये तरीका है। और उसके बाद 5वें नंबर पे यहाँ जिक्र किया गया है कि बोर्ड भारत सरकार को हस्तशिल्प के संदर्भ में समग्र कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने में सहयोग देगा। इसका उद्देश्य क्या है ये दिया हुआ है। तो हस्ताक्षर, अब जो व्यक्ति इसको जारी किया हुआ है उसका नाम, और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है अपर विकास आयुक्त हस्तशिल्प, ये रामकृष्ण शेट्टी। इसके बाद देख लीजिए, चूंकि ये सरकारी गजट में प्रकाशनार्थ है तो इसलिए यहाँ पे जो भारत सरकार का मुद्रणालय है वहाँ पे इसे भेजना होगा। तो प्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय फरीदाबाद, यहाँ उसका जो पिन कोड है वो पड़ा हुआ है। ये सब आपने देखा, यानी पता वगैरह डालना है और मुद्रणालय का जो नाम है वो डालना पड़ेगा, ये चीज़ है। और उसके बाद यहाँ आदेश ये है, आदेश चूंकि आप यहाँ देख रहे थे, पीछे आपने देखा भी है कार्यालय आदेश, और आदेश के रूप में एक अलग से पत्र भी देखा है। तो यहाँ आदेश ये है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि प्रस्तावित समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को दी जाए तथा इस संकल्प को भारत के राजपत्र में तथा जनसाधारण में सूचनार्थ देश के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करने का प्रबंध किया जाए, ये आदेश है। तो ये आप चाहें तो जोड़ सकते हैं और नहीं तो उतना भी छोड़ सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। देखिए यहाँ पे हस्ताक्षर डॉक्टर रामकृष्ण शेट्टी, अपर विकास आयुक्त हस्तशिल्प। इस प्रश्न की डिमांड कुछ ऐसी थी कि यहाँ आदेश देना आवश्यक था। हर प्रकार के जो पत्र होते हैं उनमें ये आदेश ऐसे लिखा ही जाए ये आवश्यक नहीं है, ये प्रश्न के ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन इस संकल्प में चूंकि इसमें कहा गया था कि तत्काल प्रभाव से समाप्त किया गया है तो उसको तत्काल सूचित करना आवश्यक था, इसलिए नीचे आदेश डालकर अलग से उसको लिखा गया है। तो ये पूरा ढांचा है और इसी आधार पर इस पूरे संकल्प को लिखा जाएगा। ये भी पत्र का ही एक प्रकार है, जो प्रशासनिक पत्र होते हैं उसी में ये भी शामिल होता है। यहाँ तक हमने इसे देखा और इसी के साथ ये पत्र लेखन का जो कार्यक्रम है ये यही समाप्त होता है। इसका मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली जो मुख्य परीक्षा है उसमें हिंदी के पेपर में पत्र लेखन को और बेहतर बनाना है। तो आशा है आप इससे लाभ प्राप्त करेंगे और तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, ये श्रृंखला अभी जारी रहेगी, अभी इसकी समाप्ति नहीं है। ये दूसरा वीडियो है, इससे पहले वाला हो सकता है आपने देखा हो, जिसमें कि अवबोधन से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया गया है। अगर नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है।